हेलो एवरीवन। तुम लोग के एग्ज़ाम्स के लिए कुछ आईडीटी का कंटेंट रिवाइज करना है। रिवाइज करने से पहले आई विल फर्स्ट गिव यू ग्लिम्स ऑफ द अमेंडमेंट्स इन आईडीटी। सो आईडीटी के अंदर कुछ इस बार ऑनेस्टली ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट आईडीटी अमेंडमेंट्स, इतना ज़्यादा नहीं है कि कुछ टेंशन लेना है आपको। मैं अभी एक फ़ाइल मैंने बनाई है, उसमें बहुत कम अमेंडमेंट्स हैं। जून के लिए, दिसंबर के लिए ज़्यादा हो जाएगी, तो अभी के लिए हम लोग फटाफट से ये सारी अमेंडमेंट्स एक बार चेक कर लेते हैं। ये कुछ यहाँ पे लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स है। गोइंग अहेड, हियर इट इज़। सप्लाई, एक सर्कुलर सप्लाई चैप्टर में यहाँ पे आया हुआ है। सर्कुलर सप्लाई के लिए जीटीए के पॉइंट ऑफ व्यू पे है। तो जब भी जीटीए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस के साथ में और एक ट्रांजैक्शन करके देता है और एक हेल्प करके देता है, दैट इज एट टाइम्स लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और उस तरह से। तो अगर मान लो मैंने किसी एक जीटीए वाले के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे मेरे क्लाइंट को गुड्स पहुंचाने, से फॉर एग्जांपल गुजरात में, तो वो हमको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में मैं अपने जीटीए वाले को ये भी कह देता हूँ कि मुझे ना यहाँ पे पैकिंग करने हैं गुड्स और ट्रक में लोड करवाना है, और वहाँ पे अनलोड करवा के अनपैक करवा करके क्लाइंट को प्रॉपरली डिलीवर करवाना है। तो ऐसे केस में कई बार हमको वो एक्स्ट्रा सर्विस भी दे देता है। तो जीटीए जब हमको ऐसी सर्विस देता है, ये होती है कॉम्पोजिट सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू में। बस इसके लिए, ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ, अब इसका एक प्रॉपर सर्कुलर टाइप्स आ गया जिसमें बोला दिस विल बी ट्रीटेड एज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। So, अगर it is clarified that any in ancillary or incidental services which is provided by GTA in the course of or in the course of transportation of goods by road, जैसे लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट, टेम्पररी वेयरहाउसिंग करना, ये सारी सर्विसेज जब प्रोवाइड करी जाती हैं तो ये एंसेलरी सर्विस होती हैं और इस पूरे पूरे ट्रांजैक्शन को कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा। तो कॉम्पोजिट सप्लाई का लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना चाहिए। मेथड ऑफ इनवॉइसिंग, जीटीए अब इनवॉइस किस तरह से बना रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेथड ऑफ इनवॉइसिंग इशूड बाय जीटीएस विल नॉट जनरली ऑल्टर द नेचर ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई। ओके। हम्म। हम्म। ठीक है। तो मेथड जीटीए किस तरीके से इनवॉइस बना रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेथड ऑफ इनवॉइसिंग यूज बाय जीटीए विल नॉट ऑल्टर द नेचर ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई। मतलब वो जो भी चार्जेस लगाता है इनवॉइस में, दैट इज चार्जेस फॉर एंसिलरी और इंसिडेंटल सर्विसेज आर चार्ज्ड सेपरेटली, वेदर इन द सेम इनवॉइस और इन सेपरेट इनवॉइस। उस इनवॉइस में ही वो अलग से वो अमाउंट लिख करके दे या किसी दूसरे इसमें लिख करके दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट विल नॉट ऑल्टर the nature of composite supply of services and it will be treated as composite supply of transportation of goods। तो वेदर वो सेम इनवॉइस में ही ऐसे लिख करके दे, मान लो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करने के लिए 50,000 और 2,000 रुपीज इज पैकिंग, अनपैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, इस तरह से। तो ये पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसने उठा लिया और हमको कहा 52,000 रुपीज लगाएगा। अब अगर इनवॉइस के अंदर या तो एक ही अमाउंट लिखे 52,000 और लिख दे ट्रांसपोर्टेशन प्लस अदर सर्विसेज तो भी चलेगा। बट अगर उसने ऐसे लिखा कि ट्रांसपोर्टेशन का 50,000 और पैकिंग, अनपैकिंग, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, जो भी एंसिलरी काम है वो भी करके दे देंगे, उसका 2,000 सेपरेटली मेंशन किया, तो इनवॉइस में दो वैल्यूज लिखे, एक लिखा 50,000, एक लिखा 2,000, फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो कॉम्पोजिट सप्लाई ही माना जाएगा। मेथड ऑफ इनवॉइसिंग, किस तरह से वो इनवॉइस बना रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रांजेक्शन फिर भी कॉम्पोजिट सप्लाई होगा। कॉम्पोजिट सप्लाई होगा तो उस पूरी 52,000 की वैल्यू पे आप जो जीएसटी रेट लगाएंगे वो मेन ट्रांजैक्शन, प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की जो सर्विस है उसका रेट लगाएंगे। ठीक है। अब अगर जीटीए मान लो उसको रखता ही अलग तरीके से है और किसी से उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला इन्हीं चीजों का
केस 2, मैंने ट्रांजैक्शन जो ट्रांसपोर्टेशन का करवाना था वो तो मैंने किसी से करवा लिया, बट मैंने उस जीटीए वाले को बोला कि मुझे एक और XYZ पर्सन से ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस तो मिल गई है, बट उस व्यक्ति ने मेरी इसमें हेल्प नहीं करी, अनलोडिंग करना और अनलोड करके प्रॉपरली यहाँ पे स्टफ करना, ये ट्रांसशिपमेंट करना, ये छोटा मोटा काम करना, तो उसने खाली बस माल ऐसे ऐसे इधर छोड़ दिया और चला गया। तो मेरी आप हेल्प कर दोगे क्या? तो मैंने किसी दूसरे जीटीए वाले से सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये अलग वाली सर्विसेज दी, इट इज़ प्रोवाइडेड सेपरेटली। तो अज्यूम करते हैं एक ट्रांसपोर्टेशन वाला है, दैट इज़ गणेश ट्रांसपोर्टेशन, गणेश ट्रांसपोर्टर्स। गणेश ट्रांसपोर्टर्स ने मुझे बस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दिया, बस ओनली यही। उन्होंने मुझको पूरी सर्विस नहीं दी। उसके बाद में मैंने दूसरे ट्रांसपोर्टर से कम्युनिकेट किया एंड दैट इज महेश ट्रांसपोर्टर्स। महेश ट्रांसपोर्टर्स को मैंने बोला कि मुझे बस वो अनपैकिंग, स्टफिंग, मतलब वो इधर इधर स्टफ करना, रैक में रखना, ये करना वो करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अदर सर्विसेज ओनली। तो अगर मैंने किसी से स्पेसिफिकली अदर सर्विसेज ही करवाई हैं, महेश ट्रांसपोर्टर से सिर्फ और सिर्फ अदर सर्विसेज ही कराई है, फिर तो डेफिनेटली ऐसे केस को अलग ही रखा जाएगा। बट अगर कोई व्यक्ति मुझे एक ही साथ दोनों काम करके दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अजय ट्रांसपोर्टर्स। अजय ट्रांसपोर्टर्स ने मेरे को फुल सर्विस दिया, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स प्लस एंसिलरी। जो भी छोटा मोटा काम होगा सर वो भी करके दे देंगे, आप टेंशन मत लो। तो अजय ट्रांसपोर्टर्स ने मुझे जो भी सर्विस दी है, कहा जाएगा अजय ट्रांसपोर्टर ने हमको एक कॉम्पोजिट सप्लाई करके दिया हुआ है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स प्लस उसके साथ में एंसिलरी सर्विसेज भी करके दिया हुआ है। हालांकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल मतलब जो मेन सप्लाई है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला है, तो फिर हमको जो रेट लगाना है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला रेट लगाना है, ठीक है, ये है। बट अगर गणेश ट्रांसपोर्टर्स का एग्जांपल लूँ तो उसने मुझे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही करके दिया हुआ है, और महेश ट्रांसपोर्टर ने मुझे सिर्फ अदर काम करके दिया है। तो अदर काम अगर किसी ने करके दिया है तो फिर आप उसको अलग ही ट्रीट करेंगे। अजय ट्रांसपोर्टर्स इनवॉइस कैसे बना रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। अजय ट्रांसपोर्टर इनवॉइस में कैसे लिखेगा, क्या लिखेगा, फर्क नहीं पड़ता। मेथड ऑफ इनवॉइसिंग doesn't alter its essence। मतलब वो हमेशा हमेशा कॉम्पोजिट सप्लाई का ट्रांजैक्शन ही माना जाएगा। अब वो इनवॉइस में 52,000 करके ऐसे एक ही अमाउंट लिखे या 50,000 अलग लिखे और 2,000 अलग लिखे, इन ऑल सच केसेस ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग डेफिनेटली कॉम्पोजिट सप्लाई ही मानेंगे। इसका ये सर्कुलर आया, ये रहा पहला वाला। ओके, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट एंसिलरी वाला। तो ये आप 1-2 मिनट इसको बस रीड कर लो फटाफट से। ओके, सो ये है सप्लाई चैप्टर का एकमात्र छोटा सा अमेंडमेंट, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ये सर्कुलर अच्छे से करके जाना। इसमें एक ही अमेंडमेंट है। टाइम ऑफ सप्लाई में नो अमेंडमेंट, जैसा था जो भी आपको मैंने पढ़ाया सेम टू सेम वही आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर एक अमेंडमेंट है और उसमें कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, बस यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐड हुए हैं। तो या वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में जाइएगा, वहाँ पे आपको ये रूल 28(2) दिखेगा। सप्लायर टू रेसिपिएंट हु इज अ रिलेटेड पर्सन लोकेटेड इन इंडिया। तो आप ये वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर ढूंढ करके इंडेक्स में से आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक गाइड कर देता हूँ। यू गो फॉर सेक्शन 15(4). 15(4) के अंदर रूल्स होंगे। रूल 27 के बाद आता है रूल 28। ये रूल 28 के अंदर की बात है। रूल 28 का सब रूल 1, सप्लायर जब सर्विस देता है किसी रेसिपिएंट को और वो अगर रिलेटेड पर्सन है लोकेटेड इन इंडिया,
कौन सी सर्विस दिया है? कॉर्पोरेट गारंटी टू एनी बैंकिंग कंपनी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द सेड रेसिपिएंट, उसको माना जाएगा, उसका वैल्यू क्या माना जाएगा? मतलब अगर जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को सर्विस देती है, कौन सी? कॉर्पोरेट गारंटी की, कॉर्पोरेट गारंटी टू एनी बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द सेड रेसिपिएंट, तो उसकी वैल्यू होगी 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ सच गारंटी ऑफर्ड। लेकिन अब ये 1% के ऊपर लग गया है पर एनम, ठीक है? तो पहले वर्डिंग्स क्लियर नहीं थे, इसलिए अभी इन्होंने 1% पर एनम करके बोल दिया है। ये इसकी वैल्यू होगी दिस और एक्चुअल कंसिडरेशन, दोनों में से विच एवर इज हायर। Further, a recipient is eligible for full ITC. The value declared in the invoice shall be deemed to be the value of supply of service. ये तो हमारे नोट्स में पहले भी था। ओके तो अब एक बात समझना, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ABC लिमिटेड है और उसकी पेरेंट कंपनी है XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड ने कहा कि जब भी आपका कोई लोन वोन रहेगा तो बैंक अगर लोन पास ना करे तो हम आपकी लोन के लिए गारंटर खड़े हो जाएंगे। तो कॉर्पोरेट गारंटी दी गई है कि ABC लिमिटेड जब भी लोन लेगी वो डिफॉल्ट नहीं करेगी। हम उसके पेरेंट कंपनी XYZ बीइंग द पेरेंट कंपनी ये बोल रही है बैंक्स को कि अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो टेंशन मत लेना, इसकी लोन की गारंटी हम ले रहे हैं। ये है कॉर्पोरेट गारंटी। तो अब ABC जो कि पेरेंट कंपनी है, या सॉरी XYZ जो पेरेंट कंपनी है, वो ABC को बोलेगा कि आपको हमने आपके लोन के लिए कॉर्पोरेट गारंटी दी हुई है, इसलिए आप हमको थोड़ा बहुत सर्विस वैल्यू दीजिएगा। अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो भी उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? तो 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी ऑफर्ड। फॉर एग्जाम्पल कहा कि अगर आपके लोन के लिए हमने बोला 100 करोड़ 100 करोड़ का अगर लोन है तो ठीक है, हम गारंटर खड़े हो जाते हैं। कल को कुछ भी होगा तो वी आर गिविंग अ गारंटी। XYZ ने गारंटी दे दिया है कि अगर इसने डिफॉल्ट किया तो भी 100 करोड़ का तक का पैसा हम लोग पे कर देंगे, टेंशन मत लो। तो गारंटी दी है 100 करोड़ की। जो भी गारंटी अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ गारंटी ऑफर्ड 100 करोड़, उसका 1%। तो पहले होता था 1% ही, अब बोला अगर 1% है तो फिर 1% पर एनम। अब चेक करना पड़ेगा कि आपका ये लोन कितने टाइम का है, क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको 1% पर एनम लेना है। अगर 3 महीने का है तो फिर वो गारंटी 3 महीने की दी है कि भाई नेक्स्ट 3 महीने तक कुछ भी होगा तो हम लोग खड़े हैं। तो फिर 1% आपको पूरे साल का नहीं लेना है, 1% इंटू 3/12, क्योंकि गारंटी दिया हुआ है सिर्फ 3 महीने के लिए। गारंटी अगर 8 महीने की दी है तो 100 करोड़, उसका 1% आएगा 1 करोड़, लेकिन 1 करोड़ पूरे साल का है तो इंटू 8/12। या तो ये अमाउंट, या फिर एक्चुअली जो कंपनी के लिए गारंटी दी है, XYZ बीइंग द होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी को बोलती है कि आपके लोन के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, आपके लोन के लिए हमने बैंक्स को वहाँ पे गारंटी वगैरह देके रखी है, तो आपके लोन के लिए गारंटी दिया हुआ है, आप हमको कुछ कंसिडरेशन दीजिएगा। अज्यूम करते हैं वो कंसिडरेशन बोला हम लोग 50 लाख देंगे, तो या तो 50 लाख दैट इज द एक्चुअल कंसिडरेशन, या फिर ये मैथ्स करके जो भी आंसर आएगा, दोनों में से विच एवर इज हायर। ध्यान देना 1% का के ऊपर जो अभी लगा हुआ है वो 1% पर एनम लगा हुआ है। तो अगर गारंटी 2 महीने की है, 1 महीने की है, 2 साल की है, वॉट एवर इट इज, आपको अकॉर्डिंगली वो पीरियोडिकली मल्टीप्लाई करके आंसर लेना है। और दूसरी बात, एक्चुअल कंसिडरेशन कितना था, दोनों में से जो भी हायर होगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई में कोई अमेंडमेंट नहीं है, कॉम्पोजिशन लेवी में कोई अमेंडमेंट नहीं है। RCM ECO एग्जाम में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बनता है तो ये है वो अमेंडमेंट RCM ECO की, सुपर इंपॉर्टेंट। आप लोग RCM ECO वाले चैप्टर पे आइएगा। RCM ECO के मैं यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ मेरे पास जो स्क्रॉल करके।
हम्म, ओके। अब बेटा जी, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान देना यहाँ पे। ये रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग वाला एक कॉन्सेप्ट है। अरे यार, ये पता नहीं नोट्स कट रहे हैं, मैं ऊपर से बता देता हूँ कुछ तो। हम्म। हम्म, इधर ही से देख लो तुम। यस, ये रहा। एक पोर्शन मैंने कराया था आरसीएम ईसीओ में, और उसको मैंने आपको याद भी करवाया था। इसको मैंने आपको एग्जामिशन चैप्टर से भी कनेक्ट किया था। वो था आर 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 रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, और सामने वाला जिसको दिया हुआ है वो अगर रजिस्टर्ड व्यक्ति है तो आरसीएम लगेगा। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को दिया तो आरसीएम लगेगा। ये अलग है। और अब जो कहानी बनी है उसमें थोड़ा चेंज है। ये दोनों में आपको मैं खासियत बता दूं, अमेंडमेंट में जो नया पॉइंट ऐड हुआ है उसमें ये जो ट्रांजैक्शन का सिस्टम है, आपने क्लास में कई बार मेरी मुंह से ये बात सुनी होगी, दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज अ C2B ट्रांजैक्शन। B2B ट्रांजैक्शन होता है जहां पे दोनों पार्टीज रजिस्टर्ड है, सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रेसिपेंट भी रजिस्टर्ड है, B2B। बट C2B ट्रांजैक्शन वो होता है जहां पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है एंड रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। तो ये जो अमेंडमेंट आई है ये C2B टाइप के दो ट्रांजैक्शंस को फिट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है मिस्टर रवि, रवि अनरजिस्टर्ड है, और सामने उसने जिस व्यक्ति को सर्विसेज दी है वो है अशोक। तो मैं सप्लायर में नाम लिख देता हूं, जो एग्जाम्पल ऐसे ही रैंडमली क्रिएट किया। हमारा एक व्यक्ति, एक दोस्त, एग्जाम्पल में रवि बीइंग द सप्लायर, और दूसरा है अशोक। रवि इज द सप्लायर, अशोक इज द रेसिपिएंट। ऐसे केस में ये मिस्टर रवि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड, एंड रेसिपिएंट मिस्टर अशोक जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो जब अनरजिस्टर्ड व्यक्ति किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को ये दो ट्रांजैक्शंस में कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो आरसीएम लगेगा, और रेसिपिएंट वाला ये इंसान मिस्टर अशोक, इसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होगा। दो ट्रांजैक्शंस आए हैं C2B के। एक गुड्स में, तो आपको गुड्स वाला ही आरसीएम में आगे जाके स्क्रॉल करोगे तो आपको वो नाम भी याद होगा, मैंने क्लास में करवाया था। वो बीडी रैपर्स और मिंट, मिंट था वो, पीपर मिंट, बर्गा मिंट, और वो सारे मिंट वाले थे। वहाँ पे PSLC था, वहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था क्लास के अंदर, भाई की गाड़ी, सलमान भाई की गाड़ी, ठीक है, यूज्ड एंड वाले गुड्स जब गवर्नमेंट बेचती है किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को। वो सारे पॉइंट्स में जहाँ पे 9 गुड्स थे, अब 10th गुड्स ऐड हो गया है। आपके एग्जाम में MCQ के लिए सबसे ज्यादा भयंकर इंपॉर्टेंट ये मेटल स्क्रैप, मतलब इन शॉर्ट अगर हिंदी में बोलूं तो भंगार। मेटल स्क्रैप मतलब भंगार। तो भंगार अगर बेचा जा रहा है और जिसने सप्लाई किया वो अनरजिस्टर्ड है, और जिसको रिसीव हुआ है, जो वो खरीद रहा है, वो अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लग जाएगा, रेसिपिएंट को टैक्स पे करना होगा। बट अगर सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, तो आरसीएम नहीं लगेगा। सर, व्हाट इफ द ट्रांजैक्शन इज B2B और B2C, मतलब एक रजिस्टर्ड व्यक्ति ने किसी अनरजिस्टर्ड को दिया हुआ है, या फिर रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। बेटा जी, यहां पे मैं लिख करके दे दूं, ये ट्रांजैक्शन FCM में टैक्सेबल होगा, ठीक है। बट अगर ट्रांजैक्शन C2B है
तो फिर ये ट्रांजैक्शन के ऊपर RCM लगेगा, जो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है उसी को टैक्स पे करना होगा। सर अगर दोनों अनरजिस्टर्ड हुए तो सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड और रेसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। हम लोग के घर पे भंगार निकला ना, तो हम लोग थोड़ा दिवाली के टाइम पे थोड़ा साफ सफाई किया, तो कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ था तो वो भंगार निकला। ऐसे ही रोड पे चलते हुए वो भंगार वाला जा रहा था, तो उसको 2 मिनट बुला दिया ऊपर, तो उसको हमने भंगार दे दिया 500-1000 रुपए जो भी है। तो ऐसे केस में आप लोग भी अनरजिस्टर्ड, वो भंगार वाला जो सड़क पे भंगार खरीद रहा है, बेच रहा है, जो भी कर रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड। ऐसे केस में कोई भी टैक्स नहीं देगा, इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर GST, क्योंकि कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है तो क्या बात है। ये प्लीज़ अब अपनी कॉपी में लिख लो सब लोग, ये जो है मैं अब यहाँ पे लिखा हूँ, तो शायद आपको ना कभी वापस से रिकैप लेना या एग्जाम में कुछ भी आएगा तो समझ पाओगे। और अमेंडमेंट आया है इसके लिए, ट्रांजैक्शन अगर C2B का होगा तो RCM लगेगा। दो केसेस है, अगर गुड्स बेचे गए हैं, और गुड्स कौन से, मेटल स्क्रैप भंगार, जिसने बेचा वो अनरजिस्टर्ड, जिसको बेचा वो रजिस्टर्ड, C2B है तो RCM लगेगा, रेसिपेंट जो रजिस्टर्ड है उसको टैक्स पे करना होगा। और अगर ट्रांजैक्शन सर्विसेज का है, रेंटिंग हुआ है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल नहीं, अभी इस बार रेंटिंग ऑफ अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, तो जो प्रॉपर्टी भाड़े पे गई है वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ना हो करके अगर अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, तो फिर ऐसे केस में अगर C2B वाला ट्रांजैक्शन है तो RCM लग जाएगा। सर हमारे घर के नीचे, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ नीचे शॉप्स है, तो क्या वो रेसिडेंशियल है? ऑब्वियसली नहीं, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपका रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जिसमें आप रह रहे हो वो अगर भाड़े पे दिया तो वो RRR वाला लॉजिक लगाना, अगर RRR फिट हो रहा है तो RCM लगेगा। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर रजिस्टर्ड को दिया तो RCM लगेगा। लेकिन मैं बात रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अदर देन रेसिडेंशियल। अगर अदर देन रेसिडेंशियल है मतलब शॉप्स, ऑडिटोरियम, ठीक है, कोई शादी का लॉन, कुछ भी है जो रेसिडेंशियल, शादी का लॉन हो गया, बहुत बड़ा लॉन हो गया, किसी को किसी पॉलिटिशियन को बहुत बड़ा कुछ रखना है, ठीक है, उसका रैली कुछ है, या किसी व्यक्ति को अपने बेटे बेटे की शादी करवानी है, कुछ करना है, या कोई शॉप, कुछ भी होने दे, घर नहीं होना चाहिए, एनीथिंग अदर देन, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मशीनरी नहीं। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। अगर अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है तो क्या लॉजिक लगेगा, C2B। तो आप अपनी कॉपी में एक बार ऊपर नीचे कोने कापची में जहां मिले जगह जाकर के बस ये लिख दीजिएगा, इफ इट इज अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो ऐसे केस में फॉर्मूला याद रखोगे RRR इक्वल्स टू RCM। बट इफ इट इज अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ऐसे केस में C2B इक्वल्स टू RCM। RRR का मतलब क्लास में मैंने तभी पढ़ाया हुआ होगा, RRR इज रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, अगर रजिस्टर्ड को दिया तो RCM है। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लॉजिक लगेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए नया वाला लॉजिक लगाना, C2B। C2B मतलब अनरजिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड को दिया तो ऐसे केस में RCM लगेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस covers my RCM provision over here. Point number 6. आगे बढ़ता हूं, एग्जेम्पशंस पे बात करूंगा। 100 में 100% लिख के ले लो। कुछ एग्जेम्पशन है जो एग्जाम में आने का बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है। देख, पहली वाली ना मैंने लिखी एग्जेम्पशन की लिस्ट में, ये फाइल मैं ऑफिस में दे दूंगा, वो आपको ट्रांसफर कर देंगे, इसका टेंशन मत लो आप। बट ये एग्जेम्पशन अंडर GST की 13 अमेंडमेंट्स है, लेकिन इसमें से एक दो कैंसिल होंगी, वो फाइनल लेवल के लिए, इंटर वालों को पढ़नी नहीं है। पहला वाला मैंने इधर डाल दिया, बट वो RCM है, ठीक है। तो यहाँ पे
अब भी जो तुमने मेरे साथ में पढ़ा ना, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, और जिसने दिया वो अनरजिस्टर्ड और जिसको दिया वो रजिस्टर्ड, इट्स विल बी चार्जेबल अंडर जीएसटी, दैट टू अंडर आरसीएम। तो अब भी जस्ट आपने मेरे साथ में जो पढ़ा सी टू बी इक्वल्स टू आरसीएम, सो बेटा जी ये आरसीएम है, ओके, ये एग्जेम्पशन नहीं है। पहला वाला मैंने लिखा भले उसमें है, वो मुझे एक्चुअली चेंज करना चाहिए था बट मैं जल्दी जल्दी में उधर ही रहने दिया। तो दिस इज एक्चुअली नॉट एन एग्जेम्पशन, दिस इज सी टू बी इक्वल्स टू आर सी एम। अब आपको स्क्रीन पे वो टॉप पे दिख रहा होगा पॉइंट नंबर 7 के नीचे जो मैंने लिखा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 आपको लिखेगा, फिलहाल के लिए मैं पॉइंट नंबर 2 कैंसिल ऑफ कर रहा हूं, इसका जो बेटर वर्जन मेरे पास में है ना, मैं वो वाला आपको दूंगा। आप बस मेरे साथ में पॉइंट नंबर 3 पे फुल फोकस बनाए रखना, दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। आप डेट अपने एग्जाम की जो होगी उसके वहां पे लिख लो भाई, मेरे को ये देख के ही जाना है, ये वाला जो भी है, जिस दिन भी आपका टैक्स का पेपर है आपने उस दिन ये वाला अमेंडमेंट देखना ही देखना है, बाय हुक और क्रुक। बट बोलो। हाँ जी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी दे दूंगा, जो दूसरी जो बेटर वर्जन बनाई है वो भी दोनों दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ जी। अगर मान लीजिए आपका रेंट पे है ना पर्सनल कैपेसिटी फॉर ओन यूज रेजिडेंस, तो उस केस में तो एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा ना। वो प्रोपराइटर वाला तो जो पढ़ाया था मैंने, हाँ। हाँ वो तो है, अभी भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले जो भी आपने पढ़ा है क्लास में मेरे से, एवरीथिंग इज वैलिड, एनीथिंग दैट इज नॉट, मतलब जो अभी नया आया है जो एप्लीकेबल नहीं होगा वो मैं सारी अमेंडमेंट वाली चीज़ें अभी बता रहा हूँ। तो जो प्रोपराइटर हमने पढ़ा था, जिसको मैंने क्लास में शॉर्ट फॉर्म बना के याद कराया होगा, कैप यूज़ करके कुछ करवाया होगा, तो वो अपने को अभी भी एप्लीकेबल है। उसमें प्रोपराइटर को अगर, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसको अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दोगे जो पर्सनल कैपेसिटी में ले रहा है, तो वो डेफिनेटली अभी भी एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ये जो आया है ना, ये जो पॉइंट नंबर 3 है ना, ये क्या है मैं आपको इधर बताता हूँ, आप अभी फिलहाल के लिए ये देखिएगा। ये ना मैं फिलहाल के लिए कुछ कैंसिल ऑफ कर रहा हूँ, आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, सो दिस पॉइंट नंबर 3, दिस एंट्री इन पॉइंट 3 शैल अप्लाई टू, तो जो पॉइंट 3 अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये किसको अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा वो स्टूडेंट्स को जो हॉस्टल में या स्टूडेंट रेसिडेंस में रहते हैं, या फिर जिनको प्रोवाइड किया जाता है, या अकोमोडेशन सर्विस जिनको प्रोवाइड करता है हॉस्टल, कैंप, पेइंग गेस्ट, अकोमोडेशन एंड द लाइक। और मैं आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने का सबसे धांसू ट्रिक बता रहा हूं, ये रेंटिंग नहीं है, ये जो सर्विसेज की एग्जेम्पशन मिली है ये अकोमोडेशन सर्विस है। अभी जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे या अभी डाउट भी पूछा गया था, वो सब रेंटिंग के लिए था, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेंटिंग ऑफ अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेंटिंग रेंटिंग, ये रेंटिंग नहीं है, अकोमोडेशन है। पीजी वगैरह इसमें आता है, हॉस्टल में जो कोई व्यक्ति रहता है उसमें आता है, चार दोस्त मिलकर के एक घर रेंट पे लेकर के रहते हैं, वो सारी चीजें। बस क्वेश्चन में आपने क्लियर कट वहां पे रीड करना है, वर्ड यूज किया जाएगा अकोमोडेशन सर्विस, आपने समझ जाना है कि ये नए वाले ट्रांजेक्शन का हिंट है। सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग फोड़ी नहीं है। नीचे उसकी एनालिसिस है 4 लाइन की, बट उसके पहले प्रोविजन रीड करेंगे हम लोग। सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन सर्विस, accommodation service having value of supply लेस देन और इक्वल टू, बेटा जी लेस देन और इक्वल टू को मैं अप टू बोल देता हूं, लेस देन और इक्वल टू हाउ मच, रुपीज 20,000 पर पर्सन पर मंथ। तो मैं फॉर शॉर्ट इधर लिख रहा हूं 20,000 पी 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 एम,
पर पर्सन पर मंथ, तो ये एग्जेम्प्ट होगा प्रोवाइडेड provided 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 that accommodation service is supplied for a minimum continuous period of 90 days. minimum period नहीं, minimum continuous period. सीए एग्जाम में अभी मई 2025 में क्वेश्चन ड्राफ्ट हुआ था, मैं बाद में वो कहीं पे मेरे पास में होगा तो मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको, होगा भी मेरे पास में, डेफिनेटली होगा। मैं भी फिलहाल के लिए अब सुनो मेरा एग्जाम्पल। एक व्यक्ति है जो बोलता है कि हम तो यहाँ पे मुंबई में फला फला जगह पे हमारा घर है और पास में ये तीनों इंस्टीट्यूट है, सीएस इंस्टीट्यूट है, सीए इंस्टीट्यूट है, सीएमए इंस्टीट्यूट है। कुछ स्टूडेंट्स दूसरे दूसरे शहर से आते हैं जो एक्चुअली टीयर 2 सिटीज़ या जहाँ पे भी है, वो यहाँ पे मुंबई जैसे शहर में आते हैं कि यहाँ पे कोचिंग अच्छा है, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करने के लिए जॉब वगैरह अच्छी यहाँ पे मिल जाएगी और कोचिंग क्लासेस भी सब कुछ अच्छा है, तो वो लोग मुंबई आ जाते हैं। अब ये व्यक्ति ने क्या सोचा कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते रहते हैं, तो मैं काम करता हूँ, मेरे को मेरा घर अगर रेंट पे डालना है, मैं रेंट पे नहीं डालता हूँ, मैं ये पीजी की तरह बोलूँगा। 4 मैंने बेड डाल के रखे हुए हैं, मैं 4 लड़के या 4 लड़कियाँ जो भी है कि आप लोग रेंट पे रह सकते हैं। पर पर्सन के लिए मैं 15,000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ। अब अगर बाकी 3 लोग अगर उधर नहीं आए तो आप अकेले रहिएगा, हम आपसे पूरा 60,000 नहीं मांगेंगे, आपको एक बेड मिला हुआ है, आप 15,000 रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा व्यक्ति आएगा तो उससे भी मैं ले लूंगा। अगर मान लो कोई ऐसा टाइम है जब 2 लोग अपना एग्जाम दे करके घर चले गए, बाकी 2 लोग का अटेम्प्ट अभी आने वाला है या ऐसा कुछ है, तो बाकी का 2 बेड खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। पर पर्सन कितना चार्ज करना है वो देखना है, पर फ्लैट मत देखना। सर उसने बोला था पर पर्सन चार्ज करूंगा 15,000 रुपये, ठीक है 15,000 रुपये पर मंथ, पर पर्सन पर मंथ, तो क्या ये परफेक्ट बात है? हाँ। क्या एग्जेम्प्ट रहेगा? हाँ। सर अभी ना उसने अपने घर में रेनोवेशन करवाया है पूरा, अंदर उसने ना माइक्रोवेव भी रखा है, फ्रिज भी रखा है, एसी भी लगा दिया, तो बोलता है अभी मैं ज़्यादा पैसा चार्ज करूंगा। तो अभी वो हर हर जो भी व्यक्ति आता है, मान लो कोई लड़के लोग आते हैं, तो हर लड़के को बोलता है कि 20,000 रुपीज़ देना पड़ेगा पर पर्सन पर मंथ। अभी मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, घर भी बहुत पेंट वेंट करके एसी वेसी लगा के रखा है, अभी ज़्यादा पैसा चाहिए, तो अभी वो पर पर्सन 20,000 रुपये चार्ज करता है। चलेगा क्या? हाँ। हाँ, क्योंकि बोला है लेस देन और इक्वल टू अप टू 20,000, इक्वल टू 20,000 होगा तो भी चलेगा। सर अगर 22,000 हुआ तो चलेगा क्या? नहीं, फिर टैक्सेबल होगा। और फिर ऐसा नहीं है कि मान लो 22 है तो ऊपर का 2,000 रुपया, नहीं भाई, एक बार 20 के ऊपर चला गया तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल है, तो 22,000 होगा पर पर्सन पर मंथ। तो फिर वो जितना भी वो व्यक्ति 22,000 वाला रहा था, मान लो, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मान लो एक बेड है ना, थोड़ा बड़ा सा बेड है, ओके, और बाकी बेड है ना वो थोड़े छोटे बेड है, या फिर एक ऐसा रूम है जिसमें एसी लगा है, वहां पे 2 बेड्स है और 2 बेड्स है, वो बाहर वाले रूम में उसमें एसी नहीं है, तो जिसको एसी वाला रूम चाहिए, हाँ आपके लिए 22,000 है, और जो बाहर नॉन एसी में अगर उसको चाहिए, नॉन एसी में सोएगा, तो फिर उसके लिए 19,000 है, 19,000 या 20,000 है। तो बेटा जी फिर अंदर जो 2 लोग ऑक्यूपाई किए है ना, उनके लिए जो पैसा चार्ज हुआ उस पर ही टैक्स लगेगा। मान लो ऐसे लोग 4 महीने रुक के गए या जो कुछ भी है, ठीक है, या 4 महीने रहेंगे तो भी टैक्सेबल है, 1 महीना रहेगा तो भी टैक्सेबल है, क्योंकि यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा का अमाउंट है। तो मेरी बात, मेरा एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। 2 लोग हैं, ठीक है, उनका एग्जाम है कुछ 3-4 महीने में, वो लोग एसी वाला रूम में रह रहे हैं, ओके, 22,000 चार्ज किया 4 मंथ्स के लिए। तो एक लड़के का 22 4 मंथ्स के लिए हो जाएगा 88, तो एक का 88 दूसरे का 88, टोटल अप करो जो भी अमाउंट आएगा इतना टैक्सेबल है। सर बाहर वाले लड़के लोग से 20,000 चार्ज किया, वो लोग भी 4 महीना रुका था, उन लोग का टैक्सेबल नहीं है। एक का 80 होएगा दूसरे का 80,000 होएगा, वो टैक्सेबल नहीं है, प्रोवाइडेड वो लोग भी 4 महीने रुके। सर ट्विस्टर बाउंसर, जो 2 दोस्त अंदर एसी वाले रूम में सोए थे, उनसे 22,000 चार्ज किया, वो 1 महीने के लिए ही रुके थे, तो भी टैक्सेबल होगा क्या? हाँ, 1 महीने के लिए रुक, 1 दिन के लिए रुक, 1 साल के लिए रुक, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 20,000 के ऊपर है, तो पीरियड देखने की जरूरत नहीं है। सर मेरा एक सवाल है, एक लड़का है उससे 20,000 चार्ज किया पर मंथ, पर पर्सन पर मंथ 20,000, बट वो 2 महीना ही रुका और बोला मेरी दीदी की शादी है
और मैं जा रहा हूँ, अभी मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा बाद में, फिर वो 1 महीने के लिए गया फिर वापस आया, सर ऐसे केस में भाई प्रॉब्लम हो गई, कंटिन्यूस पीरियड चाहिए, कंटिन्यूस। ओके, अज्यूम करते बाद में जब आया ना वो, फिर वो 10 महीने के लिए रुका था, हाँ तो उसका जो सेकंड वाला टेन्योर है उसमें वो कंटिन्यूस 90 डेज है, तो सेकंड वाले टेन्योर में उसे जो भी चार्ज किया 20,000 फॉर 1 मंथ, 10 मंथ्स के लिए कितना हो गया, 2 लाख रुपया पूरा एग्जेम्प्ट है। बट पहला वाला जो टेन्योर था उसका, वो उसमें वो 2 महीना ही रुका, 20,000 रुपीज पर मंथ लिमिट के अंदर तो है, लेकिन पीरियड भी मैच होना चाहिए। एग्जेम्पशन तब मिलेगा जब वो व्यक्ति स्टे करता है फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 90 डेज, ना 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 ना, मिनिमम कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज। आया गया आया गया आया गया ऐसा नहीं चलेगा, आया तो कितने टाइम के लिए रुका कंटिन्यूअसली वो काउंट करो, आया गया रहा वो नहीं चलेगा। ओके, तो दो चीजें हैं ध्यान देना। ओके, और भी मैं इधर प्रॉपर वर्डिंग लिख रहा हूं, ये मैंने ये अकोमोडेशन सर्विस का कंसिडरेशन लिखा हुआ है पर पर्सन पर मंथ। अब नीचे लिख रहा हूं, इफ ही स्टेज या जो भी अकोमोडेशन सर्विस लेता है या सर्विस इज सप्लाइड फॉर पीरियड इज एट लीस्ट 90 या कंटिन्यूस 90 डेज। सर मैं क्या बोल रहा हूं, 3 मंथ्स लिखा तो चलेगा क्या, नहीं, ये तू भी जानता है मैं भी जानता हूं कि 3 मंथ्स इज मोटा मोटी 91 डेज, लेकिन 3 मंथ्स ये लोग अलग समझते हैं, 90 डेज अलग समझते हैं, तो जब लॉ आपको डेज बोल रहा है तो वहां पे डेज का आंसर लिखना बेटर है। ओके, इट ऑल डिपेंड्स कि पेपर वाला चेक करने वाला क्या मूड का है, अगर वो बोलेगा नहीं भाई तुमको करेक्ट आंसर देना है तो करेक्ट आंसर ही देना है, ऑप्शन रहेगा, अगर वो एमसीक्यू वाला फॉर्मेट रहेगा तो परफेक्ट आंसर ही देना पड़ेगा आपको, एटलीस्ट कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज। तो डेज जो होते हैं वो 90 से नीचे नहीं चलेंगे, 90 के ऊपर ही होना चाहिए। सर एग्जैक्ट 90 हुआ तो चलेगा क्या, हाँ 90 भी चलेगा, एटलीस्ट 90, मिनिमम 90। और पीरियड जो मनी है वो 20,000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ, अप टू मतलब मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रेट्रोस्पेक्टिवली कर दिया है, मतलब 1/7/2017 से, तो पुराने ट्रांजैक्शन में अगर कुछ टैक्सेबिलिटी की होगी तो उसको भी रिवर्स कर देंगे। एक सेकेंड ना, मैं देखता हुआ इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन, ये देखो मैंने हाईलाइट भी करके रखा हुआ है ग्रीन वाला। संदीप ऑल्सो गेव हीज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन मुंबई टू अरिहंत फार्मा लिमिटेड, ये एक्चुअली सी इंस्टीट्यूट का बाउंसर था। संदीप गेव हिज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टू इन मुंबई टू अरियंत फार्मा लिमिटेड, ये आर का ट्रांजैक्शन है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है, आप एकदम टॉप वाली लाइन अगर देख पा रहे होंगे तो अरियंत फार्मा इज रजिस्टर्ड इन गोवा, अरियंत फार्मा लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन गोवा। तो संदीप ने अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंटिंग पे दे दिया अरियंत फार्मा को, तो ये ट्रांजैक्शन आर का है। बट सीए इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में ड्राफ्ट करते वक्त जानबूझ के नई वाली लाइन डाल दी, बोला हमने तो अरियंत फार्मा को इसलिए दिया हुआ है ताकि उसके एम्प्लॉयज उसमें रह सके, फॉर द स्टे ऑफ एम्प्लॉयज हु ज्वाइंड द ट्रेनिंग, ताकि वो एम्प्लॉयज रह सके। 10,000 per person was additionally charged by Sandeep for period of stay of 30 days. 10,000 per person was additionally charged by Sandeep for period of stay of 30 days. यहाँ पे ना अगर अरियंत फार्मा नहीं होता तो मैं बोलता कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है, बट अगर आप ऐसे बोलोगे तो इन माय ओपिनियन, अगर आप ऐसे बोलोगे तो इन माय ओपिनियन ये रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग वाली कैटेगरी में चला जाएगा। और क्लियरली यहाँ पे अकोमोडेशन वाली कोई सर्विसेज, ये वर्ड भी नहीं यूज हुआ है अकोमोडेशन सर्विस, यहाँ पे जानबूझ के ये पीरियड ऑफ स्टे और 30 डेज बताया। अच्छा 30 डेज है तो भी टैक्सेबल होगा क्योंकि कंटिन्यूस पीरियड कितना होना चाहिए 90 डेज। तो इन माई ओपिनियन ये ट्रांजेक्शन एक फुल्ली टैक्सेबल ट्रांजेक्शन है।
ठीक है, हमको आंसर देना है संदीप के एंगल से, तो संदीप का आउटवर्ड है, संदीप ने सर्विसेज दी है अरिहंत फार्मा को, और क्योंकि आर 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 है तो आरसीएम लगेगा, तो सामने वाला अरिहंत फार्मा लिमिटेड टैक्स पे करेगा, संदीप को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसीलिए आप कॉर्नर में देखोगे, मैं थोड़ा जूम इन करके बताता हूं, मैंने कॉर्नर में लिखा हुआ है ओ आरसीएम। ओ आरसीएम का मतलब मिस्टर संदीप का आउटवर्ड है, एंड आरसीएम में क्योंकि ट्रांजैक्शन आर 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 है और रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए संदीप के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसमें अरिहंत फार्मा की टैक्सेबिलिटी आएगी। ओके, तो ये एक इस बार का, ये मई 2025 का सी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे ज़बरदस्ती, क्योंकि स्टूडेंट्स को नई वाली अमेंडमेंट से थोड़ा पढ़ के आए होंगे, तो ज़बरदस्ती यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन सर्विस ऐसा वर्ड ही नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो आप लोग भी ध्यान देना, आपके एग्जाम में भी ऐसी गड़बड़ अगर हो तो उसको थोड़ा सा संभाल लेना। पॉइंट नंबर 4, रट्टा मार लो, रट्टा एकदम पूरा 100% चांस है एग्जाम में पूछे जाने के। और बहुत इजी भी है, सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स, सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स। अच्छा, ये सर्विस कौन दे रहा है बाय द वे? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज, टू इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मतलब आप और मैं, इंसान। इंडिविजुअल्स बोलेगा तो इंसान, ह्यूमन बीइंग। कौन सी सर्विस दे रहा है? इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बोले तो इंडियन रेलवेज। प्लेटफॉर्म टिकट एग्जेम्प्ट है, प्लेटफॉर्म टिकट अगर बेच रहा है तो सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स एग्जेम्प्ट है। दूसरा, फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम्स या फिर वेटिंग रूम्स। सर वेटिंग रूम्स क्या होते हैं? भाई अगर आपकी ट्रेन कनेक्टेड वाली ट्रेन है, मतलब आप मुंबई आएंगे और 4 घंटे रुकेंगे और यहाँ से दूसरी ट्रेन कनेक्ट करके आपको जाना है, तो ऐसे केस में 4 घंटा आप वेटिंग रूम में जाकर के रुक जाते हैं। वेटिंग रूम में अगर रुकना है तो एसी वेटिंग रूम होते हैं, ये वाला वेटिंग रूम, उसमें थोड़ा आराम आराम भी कर सकते हैं, उसके पैसे लगते हैं, बट वेटिंग रूम की सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। फुकट नहीं है, पैसा तो लेगा वो लोग रहने वहां पे, अगर आप रुक रहे हो 2 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, क्योंकि अगर आपकी ट्रेन अभी आई है और दूसरी ट्रेन 12 घंटे के बाद है, दोपहर को 12 बजे आई है और दूसरी ट्रेन रात को 12 बजे, तो 12 घंटे का तुम कहाँ करोगे? तो वेटिंग रूम में आराम कर सकते हो। ऐसे केस में आपको वो वेटिंग रूम वाले कुछ पैसे चार्ज करेंगे, वो ट्रांजेक्शन, वो जो भी आपको पैसे चार्ज करेंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लोक रूम सर्विसेज, क्लोक रूम क्या होता है सर? क्लोक रूम इज अ प्लेस टू कीप योर लगेज, और रूम और प्लेस टू keep your luggage safely। आपका ऐसा है कि आप बोले मेरे को वेटिंग रूम में नहीं रुकना है, एक्चुअली मेरे मामा इधर ही रहते हैं, बट मेरे पास में 8 बैग है, ठीक है, तो मैं बैग लेके कहाँ मामा के घर पे जाऊंगा? या फिर आपको पास में पता है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्ट्रीट शॉपिंग का जगह है, यहाँ पे कुछ स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ खाने पीने की भी अच्छी जगह है, तो मैं जाता हूँ बाहर, 4 घंटे का ही गैप है, ये ट्रेन अभी गई है, दूसरी ट्रेन 4 घंटे बाद आएगी, तो मैं भी ये मेरे 8 बैग कहाँ लेके घूमते रहो? तो आप लगेज रूम में, क्लोक रूम में अपना सामान रख दो, सेफली रहेगा, लॉकर वॉकर दे देंगे जो भी रखेंगे वो लोग, और फिर आप जाओ मामा के घर पे, जाओ स्ट्रीट, जाओ कुछ शॉपिंग कर लो, खाना खा लो, जो करना है करो। बैग और लगेज वो सब साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आराम से बिना टेंशन घूमना है तो अपने सामान को क्लोक रूम में रख सकते हो, उसके लिए रेलवे वाले पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन उस पर जीएसटी नहीं लगता, मतलब एग्जेम्प्ट कर दिया है। बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि वहाँ पे चल के जाने में टाइम लगता है, तो कुछ बुजुर्ग लोग या फिर कुछ ऐसे लोग जो कभी कभी थोड़ा सा थकावट फील करते हैं, वो बोलते हैं यार मेरे को बैटरी ऑपरेटेड कार में तो बैठोगे तुम, तो वो बैटरी ऑपरेटेड कार होती है, उस कार में तुमको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचाया जाएगा। बैटरी ऑपरेटेड कार के लिए जो भी कंसिडरेशन चार्ज किया उस पर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है। पॉइंट नंबर 4, रट्टा मार।
सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स, दूसरा फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम्स या फिर वेटिंग रूम्स, तीसरा क्लोक रूम सर्विसेज, चौथा बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस। ये सारी ट्रांजैक्शंस, सारी सर्विसेज जो इंडियन रेलवेज देता है वो सब एग्जेम्प्ट है। पॉइंट नंबर 5 लल्लू है, जो कोई दम ही नहीं है। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज का एक जोन या एक डिवीजन जब किसी दूसरे जोन, अनदर जोन या डिवीजन को सर्विस देता है तो उस पे जीएसटी नहीं लगता, वो ट्रांजैक्शन बिल्कुल बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। ओके, पॉइंट नंबर 6, नॉट रेलेवेंट फॉर CMA इंटर। ये CMA फाइनल का है, इंटर लेवल का काम का नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, पॉइंट नंबर 5 बता दिया, एक जोन या एक डिवीजन, वेस्टर्न जोन वेस्टर्न डिवीजन जब सेंट्रल जोन सेंट्रल डिवीजन को, ठीक है, ईस्टर्न जोन ईस्टर्न डिवीजन, जो भी है, एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को, एक जोन दूसरे जोन को सर्विस देगा तो वो एग्जेम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ना कैंसिल ऑफ हो गई है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, मैं अभी फटाफट से आपको अमेंडमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पहले बता दूंगा, ठीक है ना। तभी एक करीब आधे घंटे के अंदर हम लोग अमेंडमेंट्स को क्लोज कर लेंगे। ओके, 6 वाला पॉइंट कैंसिल ऑफ कर दिया है, 7 वाला पॉइंट थोड़ी देर के बाद कराऊंगा। 8 वाले पॉइंट में ठीक है, अभी जितना भी मैंने ब्लू में सर्कल, ब्लू में जो भी किया हुआ है वो ही रीड करेंगे आप लोग। R&D सर्विसेज सप्लाई किसने किया? गवर्नमेंट की एंटिटी या फिर कोई रिसर्च एसोसिएशन, रुको, रिसर्च एसोसिएशन R, U यूनिवर्सिटी, C कॉलेज, O अदर इंस्टीट्यूशन, जो इनकम टैक्स एक्ट के 35(1)(3) या 35(1)(2) के अंदर वो लोग जो नोटिफाई किए गए हैं, ये लोग जब R&D सर्विसेज देते हैं तो एग्जेम्प्ट होगा। R&D सर्विसेज ये लोग गवर्नमेंट को देते हैं और बदले में तो गवर्नमेंट इनको कंसिडरेशन देती है, कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट। होता क्या है बता देता हूं। एक यूनिवर्सिटी है, वो लोग ना कोविड जैसा अभी और एक वेरिएंट आ रहा है, ये वो, तो उसके ऊपर वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने के लिए पैसा लग रहा है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है, आप रिसर्च अगर कर ही रहे हो तो हम आपको ग्रांट देंगे, तो ये ट्रांजैक्शन हो गया। ऐसा है, गवर्नमेंट ने बोला ओके, आप एक काम करो, रिसर्च करने की सर्विस आप हमको दो, तो दुनिया को बोलने के लिए ऐसा कहा जाएगा कि आप रिसर्च अपने मन से कर नहीं रहे हो, आप रिसर्च करने की सर्विस गवर्नमेंट को दे दियो, और गवर्नमेंट क्योंकि आपसे ये सर्विस ले रहा है, बदले में गवर्नमेंट आपको कंसिडरेशन देगा, कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। 20 लाख रुपए का ग्रांट दे दिया, अब आपको जो भी मशीनरीज लगेगा, जो भी इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स, रिसर्च करने के लिए जो भी सैंपल जो भी लगेंगे आप खरीद सकते हो, हम आपको पैसे दे देते हैं 20 लाख रुपया। तो वो जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने रिसर्च करने की सर्विस गवर्नमेंट को दी, और गवर्नमेंट ने पैसे देने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडरेशन के नाम पे क्या दे दिया? कंसिडरेशन दे दिया, मतलब ग्रांट दे दिया, तो ये ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट होगा। उन्होंने जो सर्विस दी रिसर्च R&D करने वाली, वो सर्विस पे जो भी कंसिडरेशन है दैट इज ग्रांट, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कंडीशन ये है कि ये जो रुको है, रिसर्च एसोसिएशन या फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अदर इंस्टीट्यूशन, ये नोटिफाई होने चाहिए
शुड बी नोटिफाइड अंडर इनकम टैक्स का 31(1)(2) या 31(3) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, शुड बी नोटिफाइड एट द टाइम ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ R&D सर्विस। जब R&D सर्विस सप्लाई करी जा रही है तब वो लोग नोटिफाई होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी नॉन कंप्लायंस की वजह से उनका ऊपर का वो नोटिफिकेशन और उनके ऊपर का जो भी बेनिफिट फैक्टर है वो हटा दिया जाता है। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम जब वो सर्विस दे रहे हैं तब वो उस टाइम पे नोटिफाइड होने चाहिए। पॉइंट नंबर 9 काम का नहीं है फॉर CMA फाइनल, ठीक है, छोड़ देंगे इसको, 9th वाले को नहीं पढ़ना। 10th वाला भी अपने काम का नहीं है फॉर सी। गवर्नमेंट पैसे देगी बेटा जी, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट, यस, पैसे देगी मतलब ग्रांट देगी। अरे ये सिंपल होता है कि उनके पास पैसे नहीं है बट वो लोग R&D करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है हम देते हैं, 20 लाख रुपए देते हैं, तो इसको एक ट्रांजैक्शन की तरह बना देंगे। आप इनवॉइस मतलब हम आप इनवॉइस देना कि R&D सर्विस दे रहे हो, हम आपको 20 लाख रुपए दे देंगे कंसिडरेशन के नाम पे, वैसा। 10th वाला भी नहीं पढ़ना, ये CA में फाइनल के लिए है। 11th वाला बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। एजुकेशन सेक्टर के अंदर ये वर्ड देखने को मिलता है, इसका नाम है अफिलिएशन। कई बार आपने ये सुना होगा, आप जो कॉलेज में या आपने किसी कॉलेज का नाम पढ़ा होगा, देखा होगा, वहां पे लिखा होगा अफिलिएटेड टू सो एंड सो, अफिलिएट टू मुंबई यूनिवर्सिटी, अफिलिएटेड टू लंदन यूनिवर्सिटी। अफिलिएट क्या होता है? मान लो आपने कोई, ठीक है, कोई कॉलेज का नाम सुना हुआ, कोई कॉलेज है, ठीक है, सम ABC कॉलेज एंड इट इज अफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी। अफिलिएशन का मतलब ये होता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने हमको पूरा सर्टिफिकेट दिया है, मुंबई यूनिवर्सिटी ने पूरा वेरीफाई करके देखा हुआ है कि हाँ हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड के, हम लोग उतना अच्छा पढ़ाते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी एफिलिएशन कब देता है? मुंबई यूनिवर्सिटी अफिलिएशन तब देता है जब वो सारे फैक्टर्स को देखता है कि सारे फैक्टर्स कंप्लाई हो रहे हैं। जैसे आपका जो कॉलेज है जिसको अफिलिएशन दिया है मुंबई यूनिवर्सिटी ने, क्या उसमें सारा हाइजीन वाइजीन मेंटेन होता है? क्या प्रॉपर क्लासरूम्स की सफाई होती है, नीट एंड क्लीन है क्या, पेंट वेंट है क्या, AC लगाया हुआ है क्या? क्योंकि मतलब इतना तुम नाम कर रहे हो अपने, क्या है तुम्हारे इसमें ऐसा? अच्छा, क्या ओवरऑल के बारे में सोचते हो कि खाली पढ़ाई, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह के लिए ग्राउंड, प्लेग्राउंड है, स्पोर्ट्स में कितना इंक्लिनेशन है, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ठीक है, या बाकी चेस या जो कुछ भी है, बाकी सारी चीज़ों में भी कितना हाथ है? कितना आपके स्टूडेंट्स कितने प्रोजेक्ट्स करते हैं, क्या क्या करते हैं, आपका सिलेबस कितना वास्ट है, आप क्या क्या करवाते हैं, ठीक है, और आपके यहाँ के टीचर्स कितने क्वालिफाइड है? ऐसा है तो नहीं है कि टीचर्स में मतलब उतना क्वालिफिकेशन या उतना लेवल ही नहीं है कि स्टूडेंट को प्रॉपर वो पढ़ा पाए। तो जब यूनिवर्सिटी अपने 10 फैक्टर्स देखता है और 10 फैक्टर्स जाके चेक करता है कि सब कुछ सही लग रहा है, तो बोलते हैं कि ठीक है हम आपको अफिलिएशन दे देते हैं। अफिलिएशन मिल गया मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी ने देख लिया है, वो जानते हैं हम लोग को, उन्होंने सब चेक करके देखा हुआ है, हम लोग बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाते हैं। तो इससे कॉलेज को एक नाम मिलता है पूरे शहर में कि अरे भाई वी आर अफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी, ऐसा होता है। मतलब अगले ने सर्टिफाई कर दिया आपके नाम को। अफिलिएशन अगर दी जाएगी तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अफिलिएशन किसको मिली? अफिलिएशन स्कूल को मिली तो एग्जेम्प्ट है। अफिलिएशन टू अ स्कूल, और स्कूल भी ऐसा वैसा नहीं, हर स्कूल की बात नहीं हो रही है। स्कूल होना चाहिए EOC, शॉर्ट फॉर्म में बोल दूं, सिंपल भाषा में बोल दूं, गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। और अगर टेक्निकल भाषा में बोलूं तो ऐसा स्कूल जो कि इस्टैब्लिश्ड, ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। EOC, established by government, owned by government, controlled by government। ऐसे वाले स्कूल को अफिलिएशन की सर्विस दी। अफिलिएशन की सर्विस किसको दी है? टू, वो तो इधर लिखा है,
किसने दी है? बाय सेंट्रल या स्टेट एजुकेशन बोर्ड। ठीक है, और ये स्कूल जो होता है वो किस कैसे मतलब इट इज ईओसी बाय होम? इट इज ईओसी बाय गवर्नमेंट। यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सीजी, एसजी, यूटी, एलए, जीए, जीई। सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी स्टेट गवर्नमेंट, यूटी यूनियन टेरिटरी, एलए लोकल अथॉरिटी, जीए गवर्नमेंटल अथॉरिटी, जीई गवर्नमेंट एंटिटी। ऐसे स्कूल जिनको इस्टेब्लिश ओन या कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, सीजी, एसजी, यूटी, एलए, जीए, जी, अगर ये लोग उसको इस्टेब्लिश ओन या कंट्रोल करते हैं और ऐसे स्कूल को बोर्ड ने, सेंट्रल या स्टेट एजुकेशनल बोर्ड, बोर्ड ने अफिलिएशन की सर्विस दे दी, तो वो ट्रांजैक्शन बिल्कुल बिल्कुल एग्जेम्प्ट होगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मेरा सवाल, सर अगर अफिलिएशन की सर्विस बोर्ड ने दी है, सेंट्रल या स्टेट एजुकेशनल बोर्ड, और वो प्राइवेट स्कूल को दिए तो टैक्सेबल होगा। सर अगर यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को अफिलिएशन की सर्विस दी है तो भी टैक्सेबल होगा। सर यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट स्कूल, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट स्कूल को क्यों देगा? स्कूल के लिए जो करता धरता है वो बोर्ड होता है, ठीक है, सेंट्रल या स्टेट एजुकेशनल बोर्ड, और कॉलेजेस के लिए कौन होता है? यूनिवर्सिटी होती है। तो कॉलेज को अगर मुंबई यूनिवर्सिटी ने अफिलिएशन दे दिया तो वो सर्विस जो अफिलिएशन की है, अच्छा ये फुकट में नहीं होता है, तुम ऐसे ही कोई तुम्हारे मुंबई यूनिवर्सिटी वाले कोई भी कॉलेज में ये नहीं घुसेंगे कि हाँ हमको आपको अफिलिएशन देनी है। आपको, आपके अंदर चूल है, आपको अफिलिएशन चाहिए, आप चाहते हो कि आपका जो कॉलेज है वो ऑल ओवर मुंबई या जो भी है इंडिया वो टॉप होना चाहिए, तो आप अप्रोच करोगे मुंबई यूनिवर्सिटी, प्लीज 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 हमको अफिलिएशन दे दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ अफिलिएशन देंगे, हाँ 20 लाख रुपए लगेगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप भेजो अपने ऑफिसर जो भी रहेगा। तो फिर वहाँ से ऑफिसर एक अपॉइंटेड डेट पे आता है, सारे पैरामीटर्स को चेक करता है, और एक बार में नहीं होता है, फिर तो तुम पूरा एकदम उसको सजा धजा के रखोगे, सब कुछ पेंट वेंट करके रखोगे, एक बार में नहीं होता है। वो लोग फ्रीक्वेंटली चेक करते हैं, 2 4 6 महीने में सरप्राइज विजिट ला के देखते हैं कि वही टीचर्स, वही हाइजीन, सब कुछ वही है ना, तो ऐसे करके वो लोग अफिलिएशन सर्विस देते हैं। तो जब यूनिवर्सिटी कॉलेज को अफिलिएशन सर्विस देगा तो टैक्सेबल है। सेंट्रल या स्टेट एजुकेशनल बोर्ड जब स्कूल को, बट प्राइवेट स्कूल को अफिलिएशन की सर्विस देगा तो भी टैक्सेबल है। बट अगर ये वाले स्कूल को दिया, गवर्नमेंट वाला स्कूल, इस्टेब्लिश ओन्ड और कंट्रोल बाय सीजी, एसजी, यूटी, एलए, जीए, जी, तो एग्जेम्प्ट होगा। सीए इंस्टीट्यूट ने अपने एग्जाम में पूछ लिया है, बचा सीएमए इंस्टीट्यूट, तैयार रहना। ये 12वां पॉइंट एजुकेशन सेक्टर में ही मैंने करवाया है, वो आपको याद होगा, एजुकेशन सेक्टर में मैंने एक वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखाया हुआ होगा, दद्दू जी के योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, उसके नीचे ही एनएसडीसी 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 वाला पॉइंट है। उस एनएसडीसी पॉइंट को जस्ट रीड्राफ्ट किया है, कुछ नहीं हुआ है। ओनली रीड्राफ्टिंग, तो बस रीड्राफ्ट किया है, इसलिए उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे इनका फुल फॉर्म है, एनएसडीसी का फुल फॉर्म, एनसीईवीटी का फुल फॉर्म। ये दद्दू जी के योजना के अंदर देखो आ भी गया वापस से, दद्दू जी के योजना, इसके अंदर भी जहाँ पे एनसीवीटी लिखा था वहां पे एनसीवीईटी हो गया है, ये वर्ड ऐड हो गया है, एजुकेशन, एनसीवीईटी हो गया है बस, और कुछ नहीं है। ओके, तो ये 13th पॉइंट में यही था कि दद्दू जी के योजना वाले पॉइंट में बस वो एनसीवीटी का वीईटी हो गया है, 12th वाला वो एनएसडीसी वाले का भी थोड़ा सा रीड्राफ्टिंग किया है। तो ये जो रीड्राफ्टिंग की है 12वां और 13वां पॉइंट, इसमें कोई खास दम नहीं है, एग्जाम में नहीं आ सकता। मैं पीछे जाकर के बता दूं कौन सा आ सकता है, 100% चांस है अफिलिएशन की सर्विस वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है।
10th वाला कैंसिल ऑफ कर दिया है, सीएमए फाइनल को पढ़ना है आपको, नहीं पढ़ना है। 9th वाला भी सीएमए फाइनल को पढ़ना है आपको, नहीं पढ़ना है। 8th वाला आ सकता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट अच्छा पॉइंट है, आ सकता है। 7th वाला बताया नहीं है, थोड़ी देर में बताऊंगा। 6th वाला आपको पढ़ना नहीं है, सीएमए फाइनल के लिए है। 5th वाला लल्लू है, एक जोन दूसरे जोन को, एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को। 4th वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार, मार ले रट्टा भाई। इसमें जो भी 4-5 नाम है सब याद कर लेना। अब ये भाई अकोमोडेशन सर्विस, ये तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 and 2, दोज आर नॉट एग्जेम्पशन पॉइंट्स। 1 and 2 आर नॉट ऑफ एग्जेम्पशन चैप्टर, ये एग्जेम्पशन चैप्टर के नहीं है, ठीक है। अब इसमें बस एक ही पॉइंट है, 7th वाला पॉइंट, ये पढ़ लो। सर्विसेज बाय वे ऑफ, ये वाली सर्विसेज किसने दिया? ऐसी सर्विसेज विच आर इंसिडेंटल या फिर एंसिलरी टू द सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी टू द कंज्यूमर्स। तो सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पहली बात तो सेल, मैं वापस से बोल दूं, क्लास में डिस्कस कराया होगा मैंने। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको गुड्स माना गया है, ओके। इनका तर्क ये है कि इलेक्ट्रिसिटी लाइक एनी अदर गुड्स इट कैन बी स्टोर्ड, एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। तो विंड मिल चलता है, विंड मिल चलता है, उससे एनर्जी पावर जनरेट होता है, फिर स्टोर किया जाता है, और फिर वहाँ से ट्रांसमिशन होती है, और ट्रांसमिशन होके आपके आसपास के घर के पास में एक ट्रांसफॉर्मर होता है, वहाँ से पावर पूरा पूरा घूम घूम के आता है, और फिर वो पावर ट्रांसफॉर्मर से पूरा वोल्टेज पूरा प्लस माइनस करके आप लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाती है। आसपास में कुछ फैक्ट्री होगी तो वहाँ पे हाई वोल्टेज चाहिए, तो वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त वो पूरा ट्रांसफॉर्मर पूरा ऊपर नीचे क्या करना है वो करता है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी को गुड्स माना गया है क्योंकि उसको स्टोर भी कर सकते हैं, बट उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, अपने घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा उसमें देख लेना, सर मैंने देखा उसमें जीएसटी लगता है। अरे हाँ भाई लगता होगा, क्या लगता है बता देता हूँ। कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, आपने देखोगे तो आपको पता चलेगा, 13 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया ऐसे होता है, उस पर 18% जीएसटी, 1 रुपये पे 18% जीएसटी, 18 पैसे आएगा, ठीक है। तो बहुत छोटा सा अमाउंट का जीएसटी होगा। कुछ छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होते हैं, वो ट्रांजेक्शन को जीएसटी उसको सप्लाई माना जाता है, उस पर जीएसटी लगती है। बट जो इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है 800 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 600 रुपया, 1200 रुपया, तो ये जो सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती, इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वैट वैट वो सब लगता है। बट अगर लाइट वाला जो कंपनी है जो भी आपके घर पे पावर पहुंचाते हैं, वो अगर आपको ये छोटी मोटी सर्विसेज देते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। कौन सी सर्विस दिया? प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, टेस्टिंग फॉर मीटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, कैपेसिटर्स, रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। कभी कभी लाइट बिल टाइम से नहीं भरा तो पावर कट करके जाते हैं, फिर आपने पेमेंट कर दी तो रिलीज कर देंगे, तो बोला पहले 500 रुपया भरोगे, रिलीज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, तो रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। शिफ्टिंग ऑफ मीटर्स, आप घर शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, शिफ्टिंग ऑफ मीटर्स या फिर सर्विस लाइन्स। इशूइंग डुप्लीकेट बिल्स, ये सारे ट्रांजेक्शन्स, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स एग्जेम्प्ट होते हैं। अगेन अ गुड पॉइंट, रट्टा मार, बट नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ पॉइंट, ओके। 7th पॉइंट में कोई बहुत ज़्यादा दम लगाने का जरूरत नहीं है। एग्जेम्पशंस चैप्टर की कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। ये मेरा क्लास में ऑलरेडी हुआ होगा, बट ये अभी फ़िलहाल के लिए आपका काम का नहीं है। लीव दिस पॉइंट। आईटीसी के अंदर मैं आपको ना अभी इसमें कैंसिल करके दे दूंगा।
इसमें बहुत सारी चेंजेस बाद में भी हुए। मेटल स्क्रैप अभी पढ़ाया था, C2B वाले लोग, आपको याद है कि नहीं, आपने पढ़ा है कि नहीं, कैसे रिवाइज किया होगा? मैं आपको एक बात याद करा दूं, सेक्शन 23, बाय द वे मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में एंटर किया हूं, 22, 23, 24, सेक्शन 22 बोलता है पर्सन बिकमिंग लायबल टू रजिस्टर, लायबल टू रजिस्टर। 23 पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्टर, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं होंगे, पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्टर। पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्टर में अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ऐसी सप्लाईज देता है जो या तो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है या फिर सामने वाला आरसीएम में टैक्स पे करेगा, जैसे लॉयर जब भी सर्विस देता है तो सामने वाला जो ट्रांजैक्शन होता है, अगर बिजनेस एंटिटी है, बड़ी बिजनेस एंटिटी है, तो आरसीएम लगेगा, बड़ी बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी। और अगर छोटी बिजनेस एंटिटी है या फिर गवर्नमेंट है या फिर एनी अदर पर्सन है, ऐसे कुछ भी है, तो वो ट्रांजैक्शन फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। तो लॉयर के ट्रांजैक्शन या तो एग्जेम्प्ट होते हैं या सामने वाला रेसिपिएंट टैक्स पे करता है। तो लॉयर सेक्शन 23 का बेनिफिट लेकर के बोल सकता है कि मुझे कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। ऐसे केस में भंगार वाला कॉन्सेप्ट भी जो अभी मैंने आपको बताया था, C2B वाला, वो भी यहां पे आ सकता था। जो व्यक्ति भंगार बेच रहा है और वो C2B वाला ट्रांजैक्शन, मतलब वो खुद अनरजिस्टर्ड है और सामने वाला जिसको बेचता है वो रजिस्टर्ड है, तो वो गवर्नमेंट को बोल रहा है कि सर हमारा C2B होता है, मैं अनरजिस्टर्ड हूं, सामने वाला रजिस्टर्ड है। याद होगा रवि और अशोक वाला एग्जाम्पल, मैं अब भी बता देता हूं आपको। ये रहा, रवि अनरजिस्टर्ड है, अशोक रजिस्टर्ड है। फिक्स है, रवि भंगार पूरा कलेक्ट वलेक्ट करता है सड़क पे जाकर के लोगों से और अशोक को बेच देता है, अशोक जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो रवि बोल रहा है कि मुझे तो कभी भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड जब भी रजिस्टर्ड वाले को दूंगा तो आरसीएम लगेगा, सामने वाला टैक्स पे करेगा, तो मेरा टर्नओवर चाहे कितना भी हो जाए, मुझे कभी भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉट लायबल टू रजिस्टर। सरकार ने बोला रवि तुम गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, तुम गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये विड्रॉ कर दिया। सेक्शन 23 का जो बेनिफिट होता है वो मेटल स्क्रैप वालों के लिए नहीं है। मतलब अगर कोई व्यक्ति मेटल स्क्रैप बेचता है अनरजिस्टर्ड और सामने वाला रजिस्टर्ड को बेचता है, तो ऐसा नहीं कि टर्नओवर मेरा चाहे 2 करोड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, नहीं भाई, आपको सेक्शन 23 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिस दिन आपका टर्नओवर 10 या 20 या 40 लाख क्रॉस हो जाएगा उस दिन आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इन शॉर्ट, सेक्शन 23 बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल। सेक्शन 23 बेनिफिट is not available for metal scrap dealers. metal scrap dealers. metal scrap dealers, ये पॉइंट नंबर 1 है। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एक जगह पे जाएंगे, सेक्शन 25 जहाँ पे स्टार्ट होता है, वहाँ पे कुछ प्रोसीजर है, एक फॉर्म आता है REG01, वहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जो पहले वो गुजरात स्टेट के लिए एप्लीकेबल था, फिर पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश भी ऐड कर दिए गए, अभी उन्होंने हटा दिया और बोला ये 3 स्टेट्स नहीं बल्कि इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं, इन एनी ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, हर जगह अब ये प्रोविजन लग जाएगा जो रिस्क बेस्ड, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का है। और एक पॉइंट आ गया इधर, टीडीएस और टीसीएस जिनको डिडक्ट नहीं करना है, कुछ लोग हैं जिनको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, कुछ लोग हैं जिनको टीडीएस टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो एक लिस्ट बनाई सरकार ने,
आपको टीडीएस टीसीएस चैप्टर के अंदर जाओगे, ढूंढोगे तो आपको ये लिस्ट देखने को मिलेगी। इस लिस्ट के अंदर कुछ स्पेसिफाइड लोग हैं जिनको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। ये पूरे चैप्टर के अंदर उस लिस्ट में एक व्यक्ति का नाम ऐड कर दिया, बोला अगर कोई व्यक्ति मेटल स्क्रैप का धंधा करता है, बट यहां पे B2B ट्रांजैक्शन है, B2B मेटल स्क्रैप। ओके, मैं यहाँ पे बताता हूं आपको। ये कहानी रवि और अशोक की नहीं है। रवि तो अनरजिस्टर्ड है, अशोक रजिस्टर्ड है। इट इज नॉट दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट, ये वाला केस नहीं, बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति का नाम लेते हैं यहाँ पे, मान लो बिमल। टू अशोक, बिमल भी रजिस्टर्ड है, अशोक भी रजिस्टर्ड है। तो जब रजिस्टर्ड व्यक्ति किसी दूसरे रजिस्टर्ड व्यक्ति को मेटल स्क्रैप बोले तो भंगार देगा, रेसिपिएंट व्यक्ति जब कंसिडरेशन देगा तो वो कंसिडरेशन देते वक्त पूरा पैसा ना दे करके इसमें से डिडक्ट करेगा टीडीएस, लेस टीडीएस, और फिर देगा बैलेंस अमाउंट। मतलब अभी यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, और टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में जो बैलेंस अमाउंट होगा वही पे किया जाएगा। ठीक है। तो B2B, जब एक रजिस्टर्ड व्यक्ति किसी दूसरे रजिस्टर्ड व्यक्ति को भंगार स्क्रैप मेटल स्क्रैप देगा, ऐसे केस में रेसिपिएंट वाला व्यक्ति पूरा पैसा नहीं देगा। पूरा पैसा देते वक्त क्या, जब जब भी पेमेंट करेगा तो टीडीएस डिडक्ट करेगा। ये टीडीएस इनकम टैक्स वाला नहीं है, ये टीडीएस जीएसटी वाला है। इस टीडीएस का जो परसेंटेज है वो चेंज हुआ है, टीडीएस, टीडीएस पॉइंट नंबर 1, टीडीएस। टीडीएस का रेट सॉरी सेम ही है, रेट जो चेंज हुआ है वो टीसीएस का रेट चेंज हुआ है। टीसीएस का रेट अब बन गया है 0.5%, 0.5%। एग्जाम के लिए वेरी वेरी रेज टू 100, ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, खास करके एमसीक्यू में आने के चांस है। टीसीएस का रेट चेंज हुआ है, पहले 1% था, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, लेकिन अभी 0.5 ही रेट है। तो 0.25 सीजीएसटी, 0.25 एसजीएसटी, और अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट का है तो 0.5% आईजीएसटी, इतना टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। सो टीसीएस का अलग प्रोविजन है, टीसीएस में सिर्फ रेट चेंज हुआ है, और टीडीएस का अलग प्रोविजन है। टीडीएस के अंदर जो लिस्ट है जिन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करके सामने वाले को पैसा देना है, उस लिस्ट के अंदर एक नाम ऐड कर दिया, मेटल स्क्रैप। मतलब मेटल स्क्रैप वाला व्यक्ति जब एक रजिस्टर्ड किसी दूसरे रजिस्टर्ड को मेटल स्क्रैप देगा तो रेसिपिएंट को पैसे पूरे नहीं देने, टीडीएस डिडक्ट करना है। सर टीडीएस का रेट क्या है बताओ? वो पहले ही भी था, वो अभी भी वही है, 2%। टीडीएस
अभी हो गया 0.5% और टीडीएस तो वही है 2%। ओके। अच्छा, एक्सेप्शन में एक एक्सेप्शन है जो बोलता है कि जब ऊपर दिए गए नाम A B C D, ये जो भी नाम लिखे हुए हैं, फिर अंदर ये जो भी नाम लिखे हुए, ये लोग जब आपस में ही एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक लोकल अथॉरिटी ने गवर्नमेंट एजेंसी के साथ ट्रांजैक्शन किया, तो जब आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो क्या टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए? आंसर इज नो। एक्सेप्शन में लिखा हुआ है कि जब आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे तो नो टीडीएस। लेकिन ये एक्सेप्शन का बेनिफिट ये मेटल वालों को नहीं दिया है। ये लोग ने आपस में ट्रांजैक्शन किया तो नो टीडीएस। लेकिन फोर्थ वाला मतलब वो बिमल और अशोक, दो रजिस्टर्ड व्यक्ति जब मेटल स्क्रैप में डीलिंग करते हैं, भले आपस में करें, तो भी इनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्शन का बेनिफिट इनको नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है एक्सेप्शंस टू टीडीएस रिक्वायरमेंट, उसमें इनको बोला आपको नहीं देंगे बेनिफिट। एक्सेप्ट, सबको मिलेगा बेनिफिट एक्सेप्ट रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिसीविंग सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन। तो जब आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे ये सिलेक्टेड वाले लोग, तो इनको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है, लेकिन इस बेनिफिट की हकदार मेटल वाले नहीं है। मेटल वाले जब एक दूसरे के साथ में ट्रांजैक्शन करेंगे तो पैसे देते वक्त टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। मेटल स्क्रैप के 3 अमेंडमेंट। पहला, जब अनरजिस्टर्ड किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को मेटल स्क्रैप देगा तो आरसीएम लगेगा, रेसिपेंट टैक्स पे करेगा। जब अनरजिस्टर्ड व्यक्ति रजिस्टर्ड को मेटल स्क्रैप दे रहा है तो डेफिनेटली आरसीएम लगेगा, लेकिन ये आरसीएम का उल्लू लेकर के वो सप्लायर मिस्टर रवि ये नहीं बोलेगा कि मैं तो कभी भी टैक्स नहीं पे करूंगा, मैं तो हमेशा सामने वाले को देता हूं जो रजिस्टर्ड है, तो फिर वही रजिस्ट्रेशन लेकर के वही टैक्स पे करेगा और मैं कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा सेक्शन 23 का बेनिफिट। नहीं मिस्टर रवि, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिस दिन आपका टर्नओवर 10 या 20 या 40 लाख क्रॉस हो गया आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड लास्टली, अगर दो रजिस्टर्ड व्यक्ति B2B करते हैं ट्रांजैक्शन मेटल स्क्रैप का, तो डेफिनेटली रेसिपेंट को पैसे देते हो टीडीएस काटना ही पड़ेगा। टीडीएस का रेट है 2% अगर आईजीएसटी है तो, और अगर इंट्रा है तो 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। कोई ट्रांजैक्शन में जहाँ पे टीसीएस लगता है, टीसीएस के रेट थोड़े से चेंज हुए हैं, कुछ नहीं, पहले 1% हुआ करता था, अब उसका भी आधा कर दिया 0.5%। बट अगर इंट्रा होगा तो 0.25% सीजीएसटी, 0.25% एसजीएसटी। ओके। कस्टम्स एक्ट में कुछ भी टेंशन नहीं है। ई वे बिल आपका कोई विदाउट अमेंडमेंट है। कस्टम्स एक्ट में 2 अमेंडमेंट और कुछ भी नहीं है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी जो थी सेक्शन 6 और 7 के अंदर, उसको ओमिट करके बाहर निकाल दिया। गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड ऑल द गुड्स इंपोर्टेड बाय एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर फॉर देयर ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस फ्रॉम द होल ऑफ जीएसटी कंपेंसेशन सेस। तो ये बड़ा लल्लू सा है, इसमें कोई दम नहीं है। पीछे गए तो कुछ इक्का दुक्का पॉइंट्स हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स वाला, रिटर्न फाइलिंग तो कुछ नहीं है, तो आप हाँ GSTR 1A, इसके लिए मैं एक और भी इसकी प्रॉपर लिस्टिंग बना करके आज नहीं है मेरे पास में, मैं आपको घर जा करके सेंड करूंगा, उससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग ये वाला एक देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 1A आया है, बहुत नया आया है और बहुत मस्त है ये। बट इसकी मेरे पास में ना मैं भी वो कैरी नहीं कर रहा हूँ, इसका बहुत सुपर चार्ट मैंने बनाया हुआ है, बट मैं आज कैरी नहीं कर रहा हूँ, वो घर जा करके भेज पाऊंगा मैं। आईटीसी के अंदर भी ना अच्छी अमेंडमेंट है, उसके लिए पहले मुझे यस
ओके, सुनो मेरी बात। क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16(4) आईटीसी का ये, उससे बेटर है अपने पास में ये वाला काम। बेटा जी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। और ये कौन से केसेस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा ऑफिसर? आपका रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा अगर ये कुछ गड़बड़ हुई तो। इन द फॉलोइंग केसेस registration can be cancelled by the proper officer। ये पूरा आपने कैंसिलेशन वाला जो पॉइंट है अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ा होगा। इसके अंदर थोड़ी सी चीजों को मैं एक बैकग्राउंड के साथ में आइडिया देकर के समझाता हूं। आप अगर कुछ कंप्लाई नहीं करेंगे, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोविजंस की, और अगर आप प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करेंगे तो ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। हुआ ऐसा कांड जहां पे ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली कैंसिल कर दी। मैं एक ब्लैंक स्पेस ढूंढ रहा हूं वहां पर, मैं ये रहा। ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत 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 ध्यान से सुनना। रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड, यहां पे बेटा जी जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होती है उस दिन मैं कहूंगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन मर गई। बट देर इज अ प्रोविजन जहां पे आप एप्लीकेशन फाइल करके अपनी रजिस्ट्रेशन को वापस से जिंदा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 5 जनवरी को ऑफिसर ने सब गुस्से में आकर के सारा आपका एक पूरा ऑर्डर पास करके बोल दिया कि हेंस फॉर दिस पर्सन हैविंग जीएसटी नंबर सो एंड सो दिस ट्रेडर, इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है 5 जनवरी से, और उसने कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर दिया। जिस दिन कैंसिलेशन ऑर्डर पास किया उस दिन रजिस्ट्रेशन मर गई। ये रेड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन मरी हुई है, मर गई है, कुछ नहीं हो सकता, इट इज डेड। आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने कैंसिल किया लेकिन आपको बोलने का मौका तक नहीं दिया। आप बड़ा गुस्सा हो गए, आपने कहा कि सर अरे ऐसे ऐसे, उन्होंने बोला आप एक काम करो, ये कंप्लाई वो करो, ये करो, ये फाइल करो, वो फाइल करो, ये एप्लीकेशन ऐसा ऐसा कर दोगे, इतने इतने दिन में दे दोगे तो मैं अपना जो मैंने ऑर्डर पास किया था कैंसिलेशन का वो ऑर्डर फाड़ के फेंक दूंगा, मतलब वो ऑर्डर इनइफेक्टिव कर दूंगा। ऑर्डर इनइफेक्टिव कैसे कर सकता है? अपने ऑर्डर को रिवोक कर देगा। मैंने जो ऑर्डर पास किया था ना वो ऑर्डर वापस ले लूंगा, आई विल रिवोक माई ऑर्डर। तो ऑर्डर कौन सा था? जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का। और अगर वो ऑर्डर ही वापस ले लिया मतलब कैंसिलेशन हट गया, मतलब कैंसिलेशन हट गया, तो फिर आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो मर गई थी वो जिंदा हो गई। अब ये जो ब्लू पीरियड है यहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन जिंदा है। जैसे ही ऑफिसर आपकी रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर देता है, मतलब अपने कैंसिलेशन ऑर्डर को, सॉरी कैंसिलेशन ऑर्डर को रिवोक करता है, तो उस दिन से आपकी रजिस्ट्रेशन वापस से जिंदा। और ये जो पीरियड है रेड वाला, ये है मरा हुआ पीरियड। आई होप हर किसी को समझ में आया होगा। कैंसिलेशन ऑफिसर करता, ये कैंसिलेशन करता, उसके पहले तो मेरी रजिस्ट्रेशन जिंदा थी। जैसे ही ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी, मेरी रजिस्ट्रेशन, अच्छी भली रजिस्ट्रेशन मर गई।
रजिस्ट्रेशन मर गई तो फिर जो पीरियड आपको रेड वाला दिख रहा है वो मरा हुआ पीरियड है। आपने कैसे कैसे करके एप्लीकेशन फाइल करके ऑफिसर को बोल करके कैंसिलेशन ऑर्डर को रिवोक करवा दिया। जैसे ही रिवोक करवा दिया आपकी रजिस्ट्रेशन ब्लू हाइलाइटर वापस से जिंदा हो गई। वापस से जिंदा हो गई तो ऑफिसर ने बोला एक कंडीशन है, ये जो वापस से जिंदा मैंने किया है ना, ऐसे जिंदा जो मैंने किया है इस पूरे सिस्टम में मैं आपको 1 मंथ का टाइम दे रहा हूं। मरे हुए पीरियड के अंदर जो भी धंधा किया इस पीरियड में, मरा हुआ पीरियड, इस मरे हुए पीरियड में जो भी बिजनेस किया, जो कुछ भी किया, उसका रिटर्न फाइल करके दो। रिटर्न आपको फाइल करना है कब तक? और रिटर्न फाइल करना है आपको यहां तक, वापस से जो जिंदा किया ना उसका पीरियड में इधर पिंक कलर हाइलाइटर जो मैंने दिया, ये वापस से जिंदा मैंने किया ना, तो इस पिंक कलर के हाइलाइटर में मैं एक पीरियड लिख रहा हूं 1 मंथ। 1 महीने में मरे हुए पीरियड का रिटर्न। तो जो मरा हुआ पीरियड है उसका रिटर्न 1 मंथ में फाइल करना है। 1 मंथ कहां से? जब से जिंदा किया वहां से 1 मंथ के अंदर फाइल कर दोगे तो ठीक, अगर नहीं तो अब ऑफिसर गुस्से में आ जाएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन फिर से मार देगा और ये अब हो जाएगा इफ नॉट फाइल्ड देन it becomes a circumstance for cancellation. इफ नॉट फाइल्ड, तो मैं वापस से बता दूं, आपकी जिंदगी एक्सट्रीम साइड पे देखो, रजिस्ट्रेशन जिंदा है, सब कुछ सही चल रहा है। ब्राउन कलर हाइलाइटर, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, प्रॉब्लम हो गई। ब्राउन कलर के हाइलाइटर के बाद जो पीरियड चालू हुआ है, रेड कलर की लाइन का पीरियड है, येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन ही मर गया। रजिस्ट्रेशन मर गया तो फिर येलो कलर का जो पीरियड है वो मरा हुआ पीरियड है। उस मरे हुए पीरियड में जो भी धंधा किया होगा, भले जीएसटी नहीं लगाया क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। अरे भाई, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया तो ऐसा थोड़ा ना है कि आपका बिजनेस ही बंद कर दिया, दुकान बंद करा दिया। आपका बिजनेस बंद नहीं हुआ है, यू कैन डू बिजनेस, बस आप जीएसटी नहीं लगा सकते। तो मरे हुए पीरियड में बिना जीएसटी लगा के क्या कुछ धंधा किया वो आपको 1 महीने में फाइल करना है। 1 महीने में कब? जब ऑफिसर ने आपको रिवोकेशन का ऑर्डर पास करके दिया था ना, वहां से 1 महीने के अंदर इस मरे हुए पीरियड का रिटर्न फाइल कर देना। अगर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं करोगे तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की सरकमस्टांस बन जाएगी ये। In case of revocation of cancellation, revocation of cancellation is वापस से जिंदा करना। The registered person fails to furnish all the returns, fails to furnish all the returns relating to ये मैंने रेड ब्रैकेट में लिखा हुआ है। रेड ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये है मरा हुआ पीरियड। वहां पे मैंने 1 मंथ लिखा है बट टेक्निकली उसका आंसर है 30 डेज। कितने पीरियड में वो रिटर्न फाइल करना चाहिए? 30 डेज। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ वापिस से जिंदा, फ्रॉम द डेट ऑफ वापिस से जिंदा। ओके, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया ये सुपर डुपर आपका खतरनाक पॉइंट था, ये हमने अभी
डिस्कस किया। इस कॉन्टेक्स्ट में अब मेरी डिस्कशन आपके साथ में आज अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी मैं रिलेट कर सकता था मैंने किया, बिकॉज अभी जो भी मुझे डिस्कस करना है उसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक इजी वाला नोट लेके आना है। ये नोट से पढ़ाऊंगा तो तुम मर जाओगे। मेरे पास में इसका मरे हुए पीरियड का भी एक अच्छी वाली भाषा है, तो फिलहाल के लिए तो इससे जो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन मेरे पास में जो अच्छी वाली भाषा है वो मैं आज शाम को घर पहुंच के ही पहली फुर्सत में आपको दे दूंगा ताकि आप एग्ज़ाम दे पाए। और ये भी वो मरे हुए पीरियड का ही है। मैं आपको रीड भी करा देता हूँ, ये देखो इधर, ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन विद इन 30 days। ठीक है, बट बेटा जी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है एज कम्पेयर टू जो मैंने रीड्राफ्ट किया हुआ है वो बहुत अच्छा है। दिस इज अ न्यू प्रोविजन जो आईटीसी चैप्टर में आया है। ओके, तो ये वो मरे हुए पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में आया, बहुत खतरनाक चीज़ है। मैं आपको इसकी रीड्राफ्टेड फाइल से ही पढ़ा पाऊंगा। ये तो अभी नहीं है, रेलेवेंट है। नॉट रेलेवेंट। ये वाले फाइल्स भी मेरे को आपको आईटीसी का भी, एक तो अभी वो मरे हुए पीरियड वाले कॉन्टेक्स्ट का है और ये आरसीएम सप्लाईज के इनवॉइस पे आईटीसी, आरसीएम सप्लाईज के इनवॉइस पे जो आईटीसी मिलता है, आरसीएम सप्लाईज के सेल्फ इनवॉइस, इसके ऊपर का कॉन्टेक्स्ट भी आपको बाद में ही बता पाऊंगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो बेटर ड्राफ्टिंग वाले शीट में से मैं आपको समझा पाऊंगा। मैं अभी आपको फिलहाल यहाँ से प्रोसीड नहीं कर सकता। तो जितना मैंने आपको करवाया ये फाइल मैं डेफिनेटली ऑफिस में दे दूंगा शाम को घर पहुँच के, और फिर हम लोग उस पर अच्छी चर्चा कर सकते हैं। ये अभी बता देता हूँ आपको, ये क्या है, पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट लगता है। ओके ठीक है, वर्बली समझाता हूँ, सुनना। जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हो ना, तो रिटर्न फाइल करते वक्त एक दिक्कत आती है। मैं अभी ये ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन इतना अच्छा हो जाएगा कि आपका रफ आइडिया आपको आ जाए। ठीक है, सिंपल सा है, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर आपको जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है तो जीएसटी 3B फाइल करते हैं हम लोग 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो जो भी मंथ होता है वो मंथ खत्म होने के बाद आगे वाला महीना होता है, उसकी 20 तारीख तक मुझे जीएसटी 3B फाइल करना होता है। अगर मैंने 20 तारीख को 3B फाइल कर दिया और टैक्स पे कर दिया तो बढ़िया बात है। बट अगर 20 तारीख को 3B फाइल ना करते हुए मैंने इंस्टेड ऑफ दैट मैंने 26 तारीख को फाइल किया, तो 6 दिन का डिले हो गया। अब अगर मेरे रिटर्न में जो टैक्स पेबल का अमाउंट है, अज्यूम करते हैं 1 लाख रुपए है, तो मुझे इंटरेस्ट कितने पे देना पड़ेगा? 1 लाख रुपए पे। कितने दिन के लिए देना पड़ेगा? 6 दिन के लिए। क्या रेट से देना पड़ेगा? इंटरेस्ट होता है 18% पर एनम। मेरे नोट्स के अंदर पेमेंट ऑफ टैक्स वाला जो चैप्टर है वहां पे इंटरेस्ट आखिरी पेज होगा। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर का जो आखिरी पेज है वहां पे इंटरेस्ट का एक आपको ऐसा टेबल दिखेगा। ओके, उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। 20 तारीख की ड्यू डेट थी, 26 तारीख को मैंने रिटर्न फाइल किया, 6 दिन का डिले हुआ। तो आप पहली बात तो पहले ये तो समझो कि आपको जो स्कूल में पढ़े हो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 3 वेरिएबल्स चाहिए, P इंटू एन इंटू आर, P इंटू एन इंटू आर। P इज प्रिंसिपल अमाउंट, मेरा कितना अमाउंट था? 1 लाख रुपया। N इज पीरियड, कितना दिन का डिले था? 6 दिन का। आर इज रेट, रेट मैं बार बार नहीं बोलूंगा, जीएसटी में इंटरेस्ट का रेट, अगर आपको गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना है तो 18% पर एनम का रेट है।
तो वो तो आपका फिक्स ही रहने वाला है 18% पर एनम। एन इस पीरियड कितने दिन का डीले, 6 दिन का, तो 6/365। पी इस प्रिंसिपल अमाउंट, पूरा गेम इसी पे है, जो भी बात होने वाला है, जो भी अमेंडमेंट है वो इस पे आया है, पी पे। कितना प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे सर? अगर 1 लाख रुपया था टैक्स का अमाउंट, तो कितने पे इंटरेस्ट दोगे? 1 लाख। 1 लाख इंटू 6/365 इंटू 18% पर। लेकिन फिर अभी नहीं, अमेंडमेंट नहीं, पहले ही था। कुछ लोगों ने कंप्लेंट, कुछ लोगों ने बोला सर ये क्या फालतूगिरी है, आपका मानते हैं कि 1 लाख रुपीज इज द टैक्स लाइबिलिटी जो देना है, बट ऑलरेडी हमारे पास में 80,000 का तो आईटीसी पड़ा हुआ है, और वो तो पहले से पड़ा हुआ है। तो हमने डेफिनेटली डीले किया है, 20 तारीख का रिटर्न 26 तारीख को फाइल किया है, लेकिन 80,000 रुपीज तो हम तो वैसे भी आईटीसी से देने वाले हैं। आईटीसी का पैसा तो आपके पास में पड़ा हुआ है, मतलब है ना वो तो ऑलरेडी। तो आईटीसी का पैसा तो हम लोग ऑलरेडी है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो गवर्नमेंट बोली कि आईटीसी, बोला अरे आईटीसी हम पे कर चुके हैं, इनपुट टैक्स जो पे किया था परचेस के टाइम पे, उसका क्रेडिट हम लोग मांग रहे, पे तो ऑलरेडी आपको कर दिया है ना, आपके पास में है वो। तो अब आई उसके ऊपर काय के लिए इंटरेस्ट? 80,000 इज माई आईटीसी, अगर मेरे पास में 80,000 का आईटीसी, तो उतना पैसा तो आपके पास में पड़ा है। तो गवर्नमेंट बोले अच्छा ठीक है चिल्ला मत। 1 लाख टैक्स पेएबल था, उसमें से 80,000 का आईटीसी था, बाकी का 20,000। तो बोला ठीक है 20,000 पे आप इंटरेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 20,000 इंटू 6/365 इंटू 18% पर एनम। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये मैंने क्लास में ही पढ़ाया होगा। अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि अगर आपने 20,000 की बात की है, तो अब 20,000 में भी सरकार ने आपको बचाने का मौका दे दिया। अगर आपका कैश लेजर के अंदर, देखो क्रेडिट लेजर में आईटीसी होता है, कैश लेजर में आप पैसा डिपॉजिट करते हो, वो वॉलेट की तरह होता है, तो आप उसमें पैसे डाल के रखते हो और फिर गवर्नमेंट को पे करते हो। अगर ड्यू डेट के दिन आपके पास में कुछ पैसा कैश लेजर के अंदर डाल के रखा था, तो उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान देना, कौन से दिन पे? ड्यू डेट पे वो पैसा आपने कैश लेजर में डाल के रखा था, और वो पैसा आपके पास जिस दिन एक्चुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो, उतने पीरियड के लिए गवर्नमेंट को आपने उस कैश लेजर में डाल करके डिपॉजिट करके रखा था। बोला यहां पे पड़ा हुआ है, बाद में रिटर्न फाइल करूंगा दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट मंथ जब मैंने रिटर्न फाइल किया था, तो मुझे कैश लेजर से पे करने थे 47,000। मैंने गलती से 50,000 कैश लेजर में डाल दिए थे, तो पे कितना किया था लास्ट टाइम? 47,000। मेरे कैश लेजर में एक्स्ट्रा 3,000 रुपए लास्ट टाइम पड़े हुए थे, वो पड़े हुए ही थे, मुझे याद ही नहीं था। तो मैंने गवर्नमेंट को बोला सुनो सर, 80,000 की तो आईटीसी पड़ी हुई है, और बाकी 3,000 मैंने लास्ट टाइम कैश लेजर में एक्स्ट्रा डाल के रखा हुआ था, वो तब से पड़ा हुआ है। तो जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट आई ना, वो 3,000 रुपया उधर ही पड़ा था। और 26 तारीख को जब मैं एक्चुअल फाइल कर रहा हूं, तो ये जो 6 दिन है, दैट इज फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट आई एम एक्चुअली फाइलिंग, वो 3,000 रुपया उस कैश लेजर में ही पड़ा हुआ है, मतलब आपके पास में ही पड़ा हुआ है, तो उस पर भी मैं इंटरेस्ट क्यों दूं? तो गवर्नमेंट बोली ठीक है, एक ऐसा अमाउंट, अब ध्यान देना ये अमाउंट, ये मैं अमेंडमेंट की लाइन बोल रहा हूं, एक ऐसा अमाउंट जो कैश लेजर में आपने डाल दिया था, वो पहले कभी भी डालोगे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास में कैश लेजर में था, किस डेट पे? एज ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। एंड वो पैसे को आपने छुआ नहीं, वो पैसा एक्चुअल जिस दिन रिटर्न फाइल किया तब तक कैश लेजर में पड़ा था। तो परफेक्ट है, ऐसा अमाउंट भी टेक्निकली गवर्नमेंट के पास में ही पड़ा हुआ है, और ऐसे अमाउंट पे भी इंटरेस्ट कोई देने की जरूरत नहीं है। ये रहा वो पॉइंट, ये रही वो लाइन। जब हम लोग ये कंप्यूट करते हैं, तो इंटरेस्ट, ये मैंने जो मेरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ब्रैकेट में, दैट इज इंटरेस्ट इज पेएबल ओनली ऑन दैट अमाउंट ऑफ नेट कैश। बेटा जी नेट कैश मतलब आईटीसी माइनस करने के बाद में, तो 1 लाख में से 80 माइनस करने के बाद में नेट कैश कितना आया? 20,000। उस नेट कैश का दैट अमाउंट which was not available in the electronic cash ledger as on the due date of filing the रिटर्न। ड्यू डेट पे आपने जो पैसा नहीं रखा था, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। या फिर ये कह दूं, सुनो,
किस पे इंटरेस्ट लगेगा? और किस पे नहीं लगेगा? हिंदी में लिख रहा हूं। जो पैसा रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट पे ई कैश लेजर में रखा हुआ था एंड was kept intact ब्रैकेट में unused till the actual filing of a return ऐसे अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, ये फाइल मैं आपको दूंगा ना, आप आराम से इस पे की बातें देख पाओगे। और एक जगह ढूंढ करके मैं आपको लिख करके तू कहीं पे। अब ये एग्जाम्पल समझना है यहाँ पे। सर ये ड्यू डेट है, ओके, एंड ये एक्चुअल फाइलिंग ड्यू डेट है 20th अप्रैल का रिटर्न फाइल करना था तो 20th में, एक्चुअल है 26 में। तो ये जो आपके दिन है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्यू डेट से लेकर के एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग। कुछ पैसा जो आपको ड्यू डेट पे आपने डाल के रखा और वो एक्चुअल 26 तारीख को जब रिटर्न फाइल किया तब तक था, ऐसे पे नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 20 में या उसके पहले कभी भी जिंदगी में कभी भी 20 में 2025 से लेकर के 26 में 2025, 20 में के पहले कभी भी अगर मैंने कैश लेजर में मान लो 8000 डाल दिए थे और वो मेरे पास में एक्चुअल जिस दिन मैंने रिटर्न फाइल किया 26 तारीख को, उस दिन तक वो 8000 पड़े थे। वो 8000 मैंने कब यूज किए? जब मुझे एक्चुअली गवर्नमेंट को देने थे। कान खोल के सुन लेना, मुझे 1 लाख देने थे, 80,000 का एटीसी पड़ा था, तो अब मुझे कैश लेजर से कितना देना पड़ेगा? 20,000। उस 20,000 में से भी ऑलरेडी कैश लेजर में कितना पड़ा हुआ है? 8,000। ये 8,000 कब था सर? ड्यू डेट वाली या उसके पहले कभी भी डाल के रखा था। और ये कब तक रखा हुआ था सर? जिस दिन मैंने एक्चुअल फाइल किया ना तब भी तक रखा हुआ था। बस जिस दिन मैंने एक्चुअल फाइल किया उस दिन और 12,000 ऐड किए, 20 बन गया और मैंने रिटर्न फाइल करते वक्त 80,000 आईटीसी से दे दिया, 20,000 मैंने कैश लेजर से दे दिया। मतलब 26 तारीख को रिटर्न फाइल करते वक्त मैंने वो 8,000 यूज किया। रिटर्न फाइल करते वक्त यूज किया, उसके पहले नहीं किया था। कब यूज किया? रिटर्न फाइल करते वक्त यूज कर दिया। तो बोला चलेगा 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 चलेगा। ड्यू डेट या उसके पहले रखा था क्या? हाँ। कब तक रखा था? एक्चुअल वाली दिन तक। जब मैं एक्चुअल फाइल किया ना तब तक रखा था। मैंने उसको यूज तो किया लेकिन रिटर्न फाइल करने के टाइम पे यूज किया। हाँ चलेगा चलेगा, रिटर्न फाइल करने के लिए यूज किया, बट उसके पहले तो था ना। हाँ। क्या ये पूरे स्पैन में था? ड्यू डेट से लेकर के एक्चुअल फाइलिंग केस में था? हाँ। कितना था सर? 8,000 रुपया पड़ा हुआ था। ओके, माफ किया, उस पे भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो ड्यू डेट पे ऑलरेडी था और रिटर्न फाइलिंग की डेट तक भी पड़ा हुआ था, वो भी पैसा टेक्निकली गवर्नमेंट के पास में कैश लेजर में डाल के रखा था, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो अब 1 लाख में से 80,000 का आईटीसी था, वो भी छोड़ दो।
8,000 रुपया कैश लेजर में पड़ा हुआ था, ड्यू डेट के दिन पड़ा हुआ था और रिटर्न फाइलिंग की डेट तलक पड़ा हुआ था, तो वो भी छोड़ दो, उस पर भी आपको कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है, मतलब इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 12,000 रुपीज पे लगेगा, इंटू 6/365 इंटू 18%, जो भी आंसर आएगा इतना इंटरेस्ट लगेगा। सर एक ट्विस्ट है, ड्यू डेट के पहले मेरे पास में मैंने कैश लेजर में 8,000 डाल के रखे थे, लेकिन ड्यू डेट के बाद ना, मैंने ड्यू डेट थी 20 तारीख ना, मैंने 22 तारीख को ना उसमें से कुछ गवर्नमेंट को पेनल्टी वगैरह देने के लिए कुछ यूज कर दिया था मैंने, खत्म हो गया, प्रॉब्लम हो गई। वो ड्यू डेट के बाद एक्चुअल फाइलिंग तलक पड़ा होना चाहिए, तब गवर्नमेंट आपको बोल देगी कि ठीक है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब मेरी बात कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले। ड्यू डेट के दिन पे कितना पैसा था कैश लेजर में? 8,000। एक्चुअल फाइलिंग को देखा तो उस टाइम पे कितना पड़ा था? सर उस टाइम पे सिर्फ 6,000 पड़े थे। 2,000 रुपीज मैंने ना इधर किधर ये वाली डेट पे, इधर ये वाली मेरे को कुछ पेनल्टी देने का था तो मैंने यहां से दे दिया। तो मतलब ऐसा है कि बाबू 8,000 में से 6,000 रुपया ड्यू डेट के पहले डाल के रखा था और एक्चुअल फाइलिंग तक था। तो अच्छा वाला अमाउंट कौन सा है? जो ड्यू डेट के पहले पहले अपने पास में पड़ा था और एक्चुअल फाइलिंग तलक पड़ा था, मतलब 6,000 रुपीज स्टार्ट टू एंड, ग्रीन डेट से पिंक डेट तक था ना। हाँ, तो माफ कर देंगे कितना अमाउंट? वो 6,000 का अमाउंट। वो बाकी का 2,000 रुपया भले ड्यू डेट पे था, लेकिन वो स्टार्ट टू एंड होना चाहिए, ग्रीन टू पिंक वाली डेट तक होना चाहिए। आपने उसको बीच में ही 2,000 रुपये यूज कर दिए। ऐसे केस में, जो केस 2 मैंने अभी आपको बताया, ऐसे केस में इंटरेस्ट 14,000 पे लगेगा, बिकॉज अच्छा वाला अमाउंट इज 6,000। सो इट इज लाइक 1 लाख माइनस 80,000 ITC माइनस 6,000 अच्छा अमाउंट। अब जो बचा दैट इज 14,000 रुपीज, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय 6/365 मल्टीप्लाइड बाय 18%। सर वो 2,000 रुपये भी तो 2 दिन के लिए था ना, 21-22। अब फालतूगिरी मत कर, सिंपल है, या तो होगा या तो नहीं होगा। वो 2-4 दिन का कैलकुलेशन नहीं होता, गवर्नमेंट ड्यू डेट से पकड़ती है और ड्यू डेट आपको वो अमाउंट छोड़ देंगे, माफ कर देंगे। कितना? अच्छा वाला अमाउंट। लेकिन अच्छा वाला अमाउंट आपके पास कब से कब तक होना चाहिए? जो ड्यू डेट है वहां से लेकर के एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, उतने पीरियड के लिए आपके कैश लेजर में इंटैक्ट होना चाहिए, अनयूज्ड। तो वो अच्छे वाले अमाउंट को भी आप माइनस कर दो, उस पर भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। पहले वाले केस में आपने ड्यू डेट के पहले 20,000 में से 8,000 डाल के रखे थे और वो एक्चुअल फाइलिंग तक पड़े हुए थे, बस रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे यूज किया, तो वो 8,000 अच्छा अमाउंट था। तो ऐसे केस में 1 लाख माइनस 80,000 ITC माइनस 8,000 अच्छा अमाउंट। इस गणित के हिसाब से इसका बहुत बढ़िया इंपैक्ट है। मेरे पास में इसका क्वेश्चन होगा, मैं आजकल मैं दे दूंगा। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत 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 बढ़िया चीज़ है। ओके, सो ये आपने यहाँ से समझना चाहिए था। तो जितना मुझे आपको अमेंडमेंट के तौर पे अभी दे सकता था मैंने दे दिया। कुछ चीज़ें जो बहुत डिफिकल्ट भाषा में लिखी हुई है उनको रीड्राफ्टेड वर्जन में आपको कम्युनिकेट करके दे दूंगा, ठीक है ना। मेरे को एक 5 मिनट दो, मैं आपको रिवर्ट करता हूँ अभी, एक 5 मिनट में। सर बोलो। कह रही हूँ कि अगर कैश लेजर में कुछ बचा ही नहीं, जैसे आपने बताया कि 2,000 का पेनल्टी हो गया, 6,000 से अच्छा अमाउंट उस शेयर में निकालना, हाँ, अगर कुछ भी नहीं बचा तो फिर आपका अच्छा अमाउंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि अच्छा अमाउंट वो होता है जो ग्रीन से पिंक तलक होना चाहिए। ड्यू डेट के पहले तो था, लेकिन पिंक वाली डेट तलक भी होना चाहिए। अगर आपने वो बीच में 2,000 की जगह पे पूरे 8,000 पेनल्टी पे दे दिए थे, तो आपका अच्छा अमाउंट कुछ भी नहीं है। तो अच्छे अमाउंट की पहचान होती है जो ड्यू डेट से लेके एक्चुअल फाइलिंग तलक है। जैसे मैं
यहाँ पे अब आपको रीड भी करवा देता हूँ। ये तो देख, इस केस में होगा क्या? होगा क्या मतलब? 20,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। 1 लाख माइनस 80,000 ITC माइनस अच्छा अमाउंट जीरो, तो 1 लाख माइनस 80,000 विल गिव यू 20,000, सिंपल। अब सुनो, मैं जो रीड करवा रहा हूं, फर्दर एनी अमाउंट विच हैज बीन क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कब आपने रखा था? सर आपने बताया था वो ग्रीन वाली डेट। अब यहाँ पे ग्रीन वाली डेट तो वापस से ना, ये मैं आपको एक ग्रीन वाले पेन से लिख करके बता देता हूँ। ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द सेड रिटर्न। बट कहाँ तलक होना चाहिए? सर वो पिंक वाले तलक होना चाहिए। मतलब वाइल फाइलिंग द, but is debited from the said ledger for payment of tax while filing the said return, when you file the said return एक्चुअल डेट पे, ठीक है? तो आपने वो पैसा यूज तो किया, लेकिन कब यूज किया? जस्ट डेबिट किया था फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, और वो भी काहे के लिए? रिटर्न फाइल करने के लिए। मतलब रिटर्न फाइलिंग की डेट तलक था ना, हाँ, बस रिटर्न फाइलिंग के लिए यूज किया। हाँ, तो अगर वो यहां से यहाँ तलक था तो ऐसे अमाउंट को मत लेना। सैड अमाउंट शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन while calculating such interest, because the said amount is nothing but अच्छा वाला amount, and thus अच्छा वाला amount is not to be taken into account for calculating the interest. अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ओके, गिव मी 5 मिनट्स, मैं आपको एक बार रिवर्ट करता हूँ। ओके, हेलो एवरीवन। मेरे को बस ना एक कम्युनिकेट करना था कि अमेंडमेंट्स तो मैंने आपको सारी करवा दी है। मेरे को जो 2-3 चीज़ें बतानी है, मैं लिख करके भी बता देता हूँ आपको। एक रिटर्न फाइलिंग के अंदर आया है एक नया रिटर्न, एंड दैट इज़ GSTR 1A। मतलब जो GSTR 1 हम लोग फाइल करते हैं, उसमें अगर कभी कुछ गलत फाइल कर दिया, कुछ चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, मान लो 1 लाख लिख दिया बट हमको 10,000 ही लिखना था, एक जीरो ज़्यादा लिख दिया, कुछ भी चेंज करना है, तो जो भी GSTR 1 में आपने डाला है उसको चेंज करने के लिए आप GSTR 1A फाइल करके चेंजेस कर सकते हैं। इसका यहाँ पे बहुत छोटा सा कंटेंट लिखा हुआ है, बट मैंने इसका एनालिसिस प्रैक्टिकल लाइफ का पूरा एग्जांपल निकाल करके इसका ये बस इतना सा ही लिखा हुआ है। मैंने इसका बहुत बड़ा बाद में नया पॉइंट बनाया, वो मैं आपको दे दूंगा सेपरेटली, ठीक है? एक वो चीज़ है, और ये जो मरा हुआ पॉइंट अभी ऊपर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मरा हुआ पीरियड, इसके कॉन्टेक्स्ट में ITC ड्यूरिंग मरा हुआ पीरियड, इसका भी एक बहुत शानदार मैंने कुछ चार्ट वार्ट बनाया हुआ है। ये दो ही मात्र चीज़ें अमेंडमेंट की जो हमको पढ़नी है, बाकी सारा अमेंडमेंट मैंने आपको 100% आपके एग्जाम के लिए बता दिया। मैं फिर भी एक बार के लिए CA में एग्जाम का पूरा शीट निकाल करके चेक करूंगा, क्योंकि जो 99% जो CA इंस्टीट्यूट पढ़ाता है वो CA में और CS के लिए भी एप्लीकेबल होता है। बट कभी कभी एक हाथ पॉइंट एक्स्ट्रा होता है, बट वो रेयर केसेस में होता है। आई विल वाइंड अप फॉर नाउ, एंड देन मैं फिर वापस से कनेक्ट करता हूँ आप लोग के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।